हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ हैं, जो कि थर्ड लेक्चर है हमारा ईएएस अमेंडमेंट्स के ऊपर। ईएएस अमेंडमेंट्स के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो ईएएस में से डिलीट हो चुके हैं, दैट मीन्स कि उनको एलिमिनेट कर दिया गया सिलेबस में से। अब वो सिलेबस का ही पार्ट नहीं है तो आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो काफ़ी कुछ था जो हमने उसमें फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये देखा था कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, राइट। उसके बाद सेकंड जो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर हमारा ईएएस का ऑटोमेशन के ऊपर हमने बात की थी कि कौन कौन से टॉपिक हैं तो जो अब न्यू इंसर्ट हुए हैं, तो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर वो देखा था। अभी जो थर्ड लेक्चर है उसके अंदर हम सेकंड चैप्टर कौन सा, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक हैं। आपको जो मेनली मैंने आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो कि 10 से 11 पेजेस की हैं, सेकंड चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट्स हैं, या फिफ्थ चैप्टर में कुछ अमेंडमेंट्स हैं, थर्ड या फोर्थ चैप्टर में कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, 2 या 3 पेजेस के अमेंडमेंट्स हैं। और एज सच कोई ऐसा भी नहीं है कि उनके लिए कोई स्पेसिफिक हमें बहुत मुश्किल होने वाली है कि करते हुए। बहुत ही सिंपल सी अमेंडमेंट्स आई हुई हैं उसके अंदर थर्ड या फोर्थ चैप्टर में। और थर्ड चैप्टर में आपका डिलीटेड पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपके बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो आपको नहीं करने हैं। तो आप वो फर्स्ट लेक्चर आपने अगर देख लिया तो आपको पता चली गया होगा कि थर्ड लेक्चर में कट बहुत गया है, लेकिन जो नया आया इंसर्ट हुआ बहुत ही कम आया हुआ है, राइट। अभी हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। तो सेकंड चैप्टर के अंदर अब हम करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर वन बाय वन हम टॉपिक उठाने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जिसके अंदर मैं उठाने वाला हूँ वो है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। देखिए दो चीज़ें अब यहाँ पे समझना, एक तो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन और एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, राइट। एक चीज़ ध्यान से देखना, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है पहले, जो हमारा जो प्रीवियस सिलेबस था उसके अंदर अमेंडमेंट से पहले आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन, राइट। सर क्लाउड भी तो वेब वाली बात होगी, मतलब क्लाउड में और वेब में क्या डिफरेंस है? ऐसा क्या है कि इंस्टीट्यूट को लगा कि यार वेब एप्लीकेशन की जगह कॉन्सेप्ट अब हमें कौन सा लेके आना चाहिए, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन का लेके आना चाहिए। चलो ध्यान से देखते हैं एक चीज़। पहले तो क्लाउड का मीनिंग समझते हैं कि क्लाउड है क्या चीज़। आपने हालांकि आपको पता भी होगा, मैं थोड़ा सा इसको आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूँ। सेकंड चीज़, इसमें हम एक चीज़ समझते हैं कि वेब में और क्लाउड में क्या डिफरेंस है। अगर उनको समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली हमें इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन इसमें तो कोई दिक्कत हमें आएगी नहीं। पहले नंबर पर तो इंस्टॉल्ड देखेंगे। इंस्टॉल्ड क्या है? दिस इज माई लैपटॉप, राइट। ये मेरा लैपटॉप है। अब बस मेरे को एक चीज़ बताएं कि ये लैपटॉप के अंदर क्या हार्ड डिस्क होगी? यस सर, डेफिनेटली इस लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क होगी। इस लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क होगी, तो इस हार्ड डिस्क के अंदर मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इंस्टॉल किए होंगे। लाइक टैली, आप जानते हो टैली इंस्टॉल करते हो, उसका डेटा भी कहाँ पर होता है? सी ड्राइव में या डी ड्राइव में, जहाँ पर मैं डेटा सेव करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, राइट। इसके अलावा मेरे बहुत से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इंस्टॉल कर सकता हूँ। लाइक मैं कहूँगा PDF कन्वर्टर मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। वो क्या करता है कि वर्ड एप्लीकेशन को अगर मैंने को PDF में कन्वर्ट करना तो वो मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। इंस्टॉल कर रखा है, तो ये इंटरनली क्या करता है, यहीं से ही कन्वर्ट करता है, इसी में ही मेरी ड्राइव में ही सेव कर देता है, राइट। क्या वो मेरे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल्ड है? यस। क्या वो मेरे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल्ड है? यस। क्या वो मेरे लैपटॉप के अंदर ही वर्क करता है? यस। क्या वो लैपटॉप के अंदर ही सेव करता है डॉक्यूमेंट? यस। शायद आप मेरी बात को पकड़ रहे होंगे। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। एक मैंने आपको टॉपिक बताया था गूगल पे। एक बार अगर मैं गूगल डॉक नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, शायद आपको, मैंने ये चीज़ आपने देखा था। गूगल डॉक पे हम क्या करते हैं, अगर मेरे को बाई चांस मेरे लैपटॉप में या मेरे पास मेरे पैड में, आईपैड में मेरे पास एक भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि जो PDF को ऑपरेट कर सकते हैं। PDF ओपन करने के लिए मेरे पास एक्रोबैट रीडर या कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने उस एप्लीकेशन को किस में, वेब पे ओपन करता हूँ। वेब पे क्या, गूगल डॉक नाम का सॉफ्टवेयर है, मैं उस पर ओपन कर लेता हूँ। क्या वो मेरा है? नो। क्या वो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है? नो। क्या मैं ओपन कर पा रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट को? यस। इसका मतलब मैंने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूटिलाइज किया है, राइट। क्या वो मेरे पास सेव है? नो। क्या वो मेरे लैपटॉप के अंदर सेव करेगा डॉक्यूमेंट? यस। दैट मीन्स कि मैंने वर्किंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया कहाँ पर? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन मतलब वेब पे, वेब को यूज़ किया, इंटरनेट को यूज़ किया। उसके बाद वहाँ पर मैंने उसकी वर्किंग की, उसको कन्वर्ट किया, देन उसको क्या किया, अपने यहाँ पर ले आया, राइट।
अपने पीडीएफ को यहाँ पर सेव कर लिया। इसी तरह से एक वेबसाइट है, शायद आपको याद भी हो, आई लव पीडीएफ, एक वेबसाइट है। वो वेबसाइट पे हम क्या करते हैं, मेरे को अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ती है, ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़ती है कि मेरे को पीडीएफ को कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं है, तो पीडीएफ कन्वर्टर मेरे लैपटॉप में तो है नहीं, मैं क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट को आई लव पीडीएफ वेबसाइट पे, और वो क्या करती है, कन्वर्ट करके मेरे को पीडीएफ मेरे लैपटॉप में सेव करवा देती है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने वो एप्लीकेशन को यूज़ किया। शायद आपको याद हो, क्लाउड्स जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने वहाँ पर एक सास SAAS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, याद है? दैट मीन्स कि वेब एप्लीकेशंस मेरे को क्या प्रोवाइड करवा रही है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की एप्लीकेशन दे रही है, वो नेट के थ्रू है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या वो क्लाउड मेरा था, क्या वो वेबसाइट मेरी थी? नहीं, वो थर्ड पार्टी की थी। यहाँ पर एक रिस्क नहीं आपको लग रहा है कि यार मेरी प्राइवेसी लीक हो सकती है, क्योंकि मैं अपने डेटा को किसी थर्ड पर्सन को हैंड ओवर कर रहा हूँ, उस पर वो अपलोड करता हूँ, देन वहाँ से डाउनलोड करता हूँ उसका सॉफ्टवेयर को, मेरी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ने वाली हैं बॉस। अर्थात सीधी बात बोले, मैं किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ ओवर वेब एप्लीकेशन, राइट। बट इसी का एक नेक्स्ट वर्जन आ गया। हमने कहा यार जब मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूँ तो क्या मेरे को स्पेस लेना पड़ता है? क्लाउड होता क्या था? क्लाउड का मतलब था कोई चीज़ अगर मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ 24/7 फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, राइट। मेरा डेटा है, राइट, ध्यान से समझिएगा, मेरा डेटा है, मेरा डेटा कहाँ पर है? अगर मैंने जीमेल का डेटा, क्या मैं जीमेल को अपने ही लैपटॉप में ओपन करता हूँ, कहीं और ओपन नहीं हो सकती? नो वेज। मैं उसको पूरी इंडिया क्या पूरी दुनिया में जहाँ पर भी जाऊँ, मुझे बस इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए। मैं इंटरनेट जैसे कनेक्ट होगा, मैं अपने क्लाउड से 24/7 फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम मैं एक्सेस कर सकता हूँ। वही तो क्लाउड था। दैट मीन्स कि जीमेल ने भी मेरे को क्या प्रोवाइड किया? क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। चलिए और देखते हैं। मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है, क्या मैं अपनी वेबसाइट का डेटा सेव करता हूँ? ध्यान से समझना, मैं अपने वेबसाइट का डेटा सेव करता हूँ, वो मेरे को उसके लिए स्पेस चाहिए, क्लाउड स्पेस मांगते हैं। क्या मैं अपना इतना, मेरे पास नहीं है भाई, स्ट्रेंथ मेरी इतनी नहीं है कि मैं अपना खुद का क्लाउड बना सकूं। उस पर बहुत हैवी एक्सपेंडिचर होता है, बहुत हैवी ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। मैं नहीं कर सकता यार, मेरे बस का नहीं है। तो मेरे को कौन, जैसे GoDaddy.com है, वो मेरे को क्या करती है, एक स्पेस प्रोवाइड करवाने का काम करती है कि सर ये लो क्लाउड, आपको इतना 6 GB 10 GB 25 GB 50 GB जितना आपको स्पेस चाहिए हम दे देते हैं, उसके बदले में आप क्या दे दो? रेंट पे कर दो। सीधी सी बात है, मैंने रेंट पे रूम लिया है। जितना बड़ा घर लेंगे उतना ज़्यादा मेरे को रेंट भी पे करना पड़ेगा। क्लियर होगी मेरी बात? इसी तरह से मैंने क्या किया, मैंने कहा यार क्लाउड तो मेरा है ही, GoDaddy सुन मेरी बात, ये जो सॉफ्टवेयर है ना, अगर मैं इसको इंस्टॉल करूंगा अपने कंप्यूटर में तो सिर्फ इस कंप्यूटर के लायक रह जाएगा। जिसको भी अगर कन्वर्ट करना PDF तो वो मेरे कंप्यूटर में आके ही कन्वर्ट हो पाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? या फिर मेरे हैं 1000 एम्प्लॉयज़, समझ ना, मेरे 1000 एम्प्लॉयज़, उनके पास 1000 लैपटॉप। अब 1000 लैपटॉप, तो उनके हर एक लैपटॉप के अंदर क्या करूं? इंस्टॉल करूं PDF कन्वर्टर। लंका लग गई बॉस। या फिर क्या करूं, किसी थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर को क्या करूं? यूटिलाइज करूं। फिर समझना, या तो मैं क्या करूं, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, दैट मीन्स कि आई हैव टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर इन ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ माई एम्प्लॉयज, राइट। मेरे एम्प्लॉयज के जितने भी कंप्यूटर उनके अंदर क्या करना होगा? इंस्टॉल, दैट इज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, राइट। सेकेंड ऑप्शन, आई हैव टू डिपेंड अपॉन द थर्ड पार्टी लाइक गूगल डॉक और आई लव PDF। दैट मीन्स कि यहां पर मेरे को क्या हो गया, प्राइवेसी मेरी क्या हो रही है? लीक हो रही है। एक बात को भी आप समझ रहे होंगे। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है, मैंने GoDaddy के पास गया, मैं बेटे सुन, क्लाउड एप्लीकेशन पे क्या कर, इंस्टॉल कर। मेरा सॉफ्टवेयर कहाँ पर इंस्टॉल कर दे? क्लाउड पे सॉफ्टवेयर मेरे इंस्टॉल कर दे। मैंने जो तेरे पास परचेज किया हुआ है, क्लाउड स्पेस परचेज किया हुआ है, तू ऐसे कर, मेरा सॉफ्टवेयर वहाँ पर इंस्टॉल कर दे। अगर ये वहाँ पर इंस्टॉल हो गया तो मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो मेरे क्लाउड को क्या कर रहे हैं, एक्सेस ले पा रहे हैं, वो उस सॉफ्टवेयर का भी एक्सेस ले लेंगे। सीधी बात, नो बकवास। एक ही जगह पे क्या गए, मैंने इंस्टॉल करवाया और इंस्टॉल करवा के मैंने उसको मेरे सारे एम्प्लॉयज़ को क्या कर पा रहे हैं, यूटिलाइज करवा पा रहे हैं। क्या वो सॉफ्टवेयर मेरा है? यस। क्या वो क्लाउड मेरा है? यस। क्या अब प्राइवेसी की धज्जियाँ उठ सकती हैं? चांस नहीं है। क्या मेरा बेटर कंट्रोल उस पर सेटअप कर सकता हूँ? यस। यही है क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। दैट मीन्स वेब बेस्ड से हम नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ पे आ गए हैं? क्लाउड बेस्ड पे आ गए हैं। कि ये भी हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ले रहे हैं, या क्लाउड को हमने यूज़ किया सॉफ्टवेयर के तौर पे, एज ए सॉफ्टवेयर की सर्विस लेने के लिए हमने क्या यूज़ किया? क्लाउड को यूज़ किया। तो चलिए देखते हैं फटाफट। आई थिंक आपको ये पल्ले पड़ चुका है, हम फटाफट स्पीड से आगे निकलते हैं। क्लाउड एप्लीकेशन क्या है? दीज डेज, देखो ध्यान से,
these days many organization do not want to install financial these days many organization do not want to install financial application on their own IT infrastructure. नहीं चाहते भी हर एक लैपटॉप इंस्टॉल करना ना, मैं नहीं चाहता. फॉर मैनी ऑर्गेनाइजेशन थॉट प्रोसेस इज दैट इट इज नॉट प्राइमरी फंक्शन टू ऑपरेट कॉम्प्लेक्स आईटी सिस्टम. यार इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आईटी डिपार्टमेंट मेरे को साथ में हैंडल करना पड़ेगा. अगर किसी के कंप्यूटर में कोई काम नहीं कर रहा तो मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, भाई कर अभी करके दे, मेरे को नहीं पता, नहीं तो मेरा काम रुक जाएगा. हार्डवेयर विच रिक्वायर हाईली स्किल्ड आईटी रिसोर्सेज, मेरे को बहुत स्ट्रांग चाहिए. मेरे को आईटी स्ट्रक्चर वाले पर्सन चाहिए जो मेरे को आईटी हैंडल कर सके. आईटी के जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, वो स्किल्ड होने चाहिए ताकि मेरा काम ना रुक सके. राइट. दस organization increasingly are hosting their application on the internet and outsource the IT function. There are many methods through which this can be achieved. Most common among SaaS मैंने अभी आपको बताया क्या था. That means software as a service or infrastructure as a service. जो राइट. इसके बाद थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं. इन दोनों के बीच में डिफरेंस है जो इंस्टीट्यूट ने आपके स्टडी मेट में डाला गया, इसको हम थोड़ा सा रीड आउट करने की कोशिश करते हैं. चलिए देखते हैं क्या बोला गया. पहले नंबर पे क्या इंस्टॉल्ड और मेंटेनेंस में डिफरेंस क्या है. क्या इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन जो हमारी होती है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन हार्ड डिस्क. यस, मेरी हार्ड डिस्क, मैंने भी आपको लैपटॉप दिखाया क्या हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल्ड था, बिल्कुल. एंड इट नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर वन बाय वन, ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ. एंड दिस में टेक लॉट ऑफ टाइम आल्सो मेंटेनेंस एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर. याद रखना कोई खेल का सॉफ्टवेयर भी होता है ना आपके पास, उसकी वैलिडिटी क्या होती है. 1800 रुपये का मार्केट में लेके आते हो जी, 2 साल की वैलिडिटी है. राइट. वो 2 साल की वैलिडिटी सिर्फ एक पीसी के लिए है. 1000 पीसी हो तो 1000 पीसी में इंस्टॉल करवाओ, फिर हर 2 साल के बाद उसको अपडेट करवाओ, सीरियल की मंगवाओ. सोचो क्या उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, कितना ज़्यादा कॉस्टली रह जाएगा, बहुत कॉस्टली होगा. राइट. सेकंड देखते हैं. इंस्टॉल्ड ऑन यूजर कंप्यूटर इज नॉट रिक्वायर्ड. अपडेट एंड मेंटेनेंस आर डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी भाई, गो डैडी वाला अपने आप इंस्टॉल करवाएगा, उसको मेंटेन भी करवाएगा क्योंकि स्पेस उसने दे रखा है, वही अपने मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देंगे, ईजी हो जाता है. सेकेंडली एक्सेसिबिलिटी. एज सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन हार्ड डिस्क, एक यूजर के पास जिसके पास है सिर्फ वही उसको एक्सेस ले पा रहा है. अगर आपको कुछ करवाना तो उस पीसी के अंदर लेके आओगे तो ही वो काम करेगा, अदरवाइज तो खत्म है, दूसरे पीसी वाले को क्या यूज करेगा. लेकिन अगर ये ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा, ध्यान देना, ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ब्राउज इंटरनेट अगर कनेक्शन मिल गया तो इंटरनेट कनेक्शन मिलने की देर है, क्या वो कोई भी उसका यूटिलाइज कर सकता है. यस, वो क्लाउड बेस्ड है, 24/7 उसका एक्सेस अवेलेबल है. अगर मेरा पीसी ऑन होगा तभी उसको यूज कर पाऊंगा, लेकिन ये क्लाउड पे है. इसको तो अगर मेरा पीसी नहीं भी ऑन, कोई दूसरा अगर मेरे ऑफिस में एम्प्लॉय है वो यूज करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है, डेफिनेटली. नेक्स्ट चीज आगे देखते हैं. मोबाइल एप्लीकेशन क्या है. यूजिंग सॉफ्टवेयर थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट इन दिस केस. मोबाइल एप्लीकेशन लाइक अगर मेरे को मूवमेंट की, अगर मोबाइल का मूवमेंट, राइट, अगर मेरे को वही डॉक्यूमेंट अगर मेरे को अपने फोन पे या किसी मूविंगली मेरे को अगर यूज करना है तो मेरे लिए बहुत सिरदर्दी हो जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं दिस इज माय पीसी, राइट, अगर मैं यहाँ पर पीसी के अंदर मैं इसके ये इंस्टॉल्ड है, क्या अगर मैं इस पीसी को यूटिलाइज करना चाहूँगा, ध्यान से समझना, दिस इज माई पीसी, अगर मैं इस पीसी को अगर मैं कहूँ कि मैं यूटिलाइज करना चाहूँ, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर है, इसका इजीली इसको मूव करवा पाऊंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. बॉस अगर मेरे को कहीं अपने दूसरे ऑफिस में जाना है या दूसरी एकेडमी पे जाना है तो मेरे को ये पीसी साथ में उठा के ले जाना पड़ेगा बॉस, वहाँ पर जाकर लगाऊंगा, हाँ भाई वहाँ पर यूटिलाइज कर पाऊंगा. लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्लाउड पे होगा, इस पीसी में यूज़ करूँ, यहाँ पर यूज़ करूँ, यहाँ पर यूज़ करूँ, मोबाइल में यूज़ करूँ, क्या ये मेरे लिए ईजी नहीं है? बहुत ईजी है, ध्यान से. नेक्स्ट, डेटा स्टोरेज. इसकी डेटा स्टोरेज कहाँ पर रहेगी? इंस्टॉल्ड की सेम उसी जगह पर. लैपटॉप में तो लैपटॉप में डेटा स्टोर होगा, उसका कहाँ पर रहेगा? क्लाउड्स पे भी, और डेटा खुद भी डाउनलोड भी कर सकते हैं यूज़र, राइट. उसके बाद क्या होता है? डेटा सिक्योरिटी. बताओ कौन सा ज़्यादा सिक्योर है? ध्यान से समझना. सिक्योरिटी फिर भी अगर मेरे पास इंस्टॉल्ड है यहाँ पर तो मेरे पीसी है, मेरा पासवर्ड है, मेरा सब कुछ है, मैं खुद पे इस पर बहुत अच्छा कंट्रोल सेटअप कर सकता हूँ. इवन क्लाउड पे भी हो तो क्लाउड कौन सा मेरा है? क्लाउड भी तो godaddy.com, समझ रहे हो? सिक्योरिटी किस में ज़्यादा होएगी? आप खुद समझदार हो. एज द डाटा इन फिजिकल कंट्रोल ऑफ द यूजर, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है. देन डेटा सिक्योरिटी इज चैलेंज इन द केस ऑफ किसमें? क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन. डेटा इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ यूजर. यहाँ पर क्या होते हैं? हमारे SLA बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. SLA क्या था? सर्विस लेवल एग्रीमेंट. दैट मीन्स कि अगर मैंने GoDaddy से सर्विस ली है तो मैं वहाँ पर क्या करूँगा? बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग क्या बनाऊँगा?
एग्रीमेंट्स बनाऊंगा। बेटे मेरा डेटा कहीं इधर उधर मिस यूज होगा ना, तेरे को लपेट लूंगा, समझ आ गई। इसका मतलब सिक्योरिटी भले ही तुम जितने मर्जी SLAs बना लो, लेकिन अगर किसी ने अगर लीक करना तो वो कर ही देगा, क्योंकि डेटा इज नॉट अंडर माई कंट्रोल, राइट। लेकिन इफ द एप्लीकेशन इज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देन द होल कंट्रोल इज अंडर मी, राइट। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस, अ वेल रिटन इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन। देखो ध्यान से, परफॉर्मेंस किसकी अच्छी होएगी मेरे को ध्यान से बताना। अगर ये लैपटॉप है, दिस इज माई लैपटॉप, डेटा इसके अंदर है, फिर समझ लेना, एप्लीकेशन इसके अंदर है, स्पीड किसकी होगी, इसकी अच्छी होगी, फटाफट उठाना है कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर बात आएगी किसकी, फिर समझना, क्लाउड की, नेट के पे डिपेंड हो गए। नेट हो गया 2G, पहले तो अपलोड होने में टाइम लगाएगा, कन्वर्ट होने में टाइम लगाएगा, डाउनलोड होने में टाइम लगाएगा, कंप्लीटली मैं डिपेंडेंट हो गया ओवर द इंटरनेट स्पीड। परफॉर्मेंस मेरी किस में ज़्यादा अच्छी आएगी, यस इंस्टॉल्ड में डेफिनेटली अच्छी आएगी, नो डाउट। क्लाउड्स में मेरे इंटरनेट डिपेंडेंस के ऊपर आ गई बात। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर क्या किया, अ वेल रिटन इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन शैल ऑलवेज बी फास्टर देन वेब एप्लीकेशंस, रीजन बीइंग डेटा इज पिक्ड फ्रॉम द लोकल सर्वर। इसी के अंदर यही सर्वर है, यहीं से उठाना, यहीं पे डाउनलोड करना, क्लियर। लेकिन उसमें जरा बात करना, एक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑफ इंटरनेट, स्लो इंटरनेट स्लो एक्सेस एंड मे स्लो ऑपरेशंस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करना, फ्लेक्सिबिलिटी क्या, चेंज, इट शैल हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल एज वेब एप्लीकेशन। देखो अगर इसके अंदर मेरे को कुछ अपडेशंस करवानी है, कुछ चेंजेस करनी है, अगर मेरी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होगी ना तो मैं उसके अंदर इजीली कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पर है, क्लाउड्स पे है, मैं तो GoDaddy पे डिपेंडेंट हो गया, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, इट शैल मोर फ्लेक्सिबल कंट्रोल एज कंपेयर टू द वेब एप्लीकेशन, इट इज वेरी इजी टू राइट डेस्कटॉप एप्लीकेशन, टेक एडवांटेज ऑफ द यूजर हार्डवेयर, वाईफाई सीरियल की, इसको मैं जैसे मर्जी मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास है भाई, इसमें कोई वाईफाई कनेक्ट कर लूंगा, कभी मैं इसमें अगर सिम डलता है इसके अंदर तो मैं सिम को जो डेटा है वो यूज़ कर लूंगा, मैं इसको क्या नाम है प्रिंटर के थ्रू यूज़ कर लूंगा, मैं बहुत सारी चीज़ें इसको मैं यूज़ करता हूँ, और एक्सपेंडिचर भले इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, राइट, बट इट इज़ फ्लेक्सिबल। Second, the success of cloud-based application is that they allow flexibility against both capital expenditure and operating expenditure to the user. User can scale up operation as per need. यहाँ पर क्या हुआ बेटे, वहाँ पर अगर कुछ भी करना है ना, एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से देना, उसमें कुछ भी चेंज करना पड़ गया ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ह्यूज है, क्योंकि सारी कॉस्ट मेरी खुद की है। यहाँ पर क्या होगा, अगर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, क्लाउड से मैं सर्विस ले रहा हूँ, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, राइट, तो मैं क्या करूँगा, जितना यूटिलाइज करूँगा उतने के लिए पे करूँगा, जितना मैंने यूज किया उतने के लिए पे कर रहा हूं, जब मैं यूज नहीं कर रहा तो मैं पे क्यों करूंगा, ऑब्वियस बात है, यस और नो। चलिए मैं इसके लिए एक और आपको बता देता हूं, ये लो, मैं यहां पर एक सर्विस देख रहा हूं, ये रहा यूट्यूब म्यूजिक, राइट। ये आपने देखना कि यहाँ पर मैंने मेंबरशिप ले रखी है, मैं सॉन्ग सुनता हूँ इस पर, तो मैंने एक मेंबरशिप ले रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेंबरशिप के ऊपर अगर आप देखेंगे ना, 1 मंथ के पैसे कितने हैं, कम है, 6 मंथ्स के ज़्यादा, 1 ईयर की मेंबरशिप और भी ज़्यादा, यस और नो। इसका मतलब क्या हो गया, तो एज पर माई नीड, अगर मैं यहाँ पर देखो Amazon प्राइम है, गाना.com, इनकी मैंने मेंबरशिप है, Z5 की मेंबरशिप ले रखी है, राइट। तो ये जितना मैं इसको यूटिलाइज करूंगा उतने की मैं पेमेंट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं पेमेंट नहीं करूंगा। सेम चीज यहाँ पर सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं लेके आता हूँ, सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ। सॉफ्टवेयर मैंने क्या कहा कि दैट मीन्स कि अगर जितना मैं यूटिलाइज करूंगा उतने के लिए मेरे को पे करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, मिनिमम हो गया, फ्लेक्सिबल तो ये भी बस एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेब एप्लीकेशन जो हमारी हैं, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, उसकी एक्सपेंडिचर थोड़ी कम है, इसमें अगर कुछ चेंजेस करवाता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को पे करना पड़ सकता है, राइट। आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड लेवल में टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, मूव करते हैं। उस टॉपिक का नाम है ERP। शायद मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ERP होता क्या है, अगर आपने मेरी क्लासेस पहले अटेंड की हुई हैं तो आपको ये चीज़ तो क्लियरली पता चल गया होगा कि ERP और नॉर्मल जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। लाइक मेरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक छोटा सा मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं यार, उसके अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मेरा इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, मैनेजरियल जो है उनका अलग से देखते हैं उन्होंने, ठीक है। इसके अलावा मेरे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है और मैंने परचेज डिपार्टमेंट है, मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। हर एक डिपार्टमेंट अपने सेपरेट अगर क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है। डेटा भी किनके पास होता है, देखो ऑब्वियस बात है, परचेज डिपार्टमेंट वाला अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, तो परचेज डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल्ड होएगा, उनके डिपार्टमेंट में, यस। उनका डेटा भी कहाँ सेव होएगा, उनके डिपार्टमेंट में। अगर कहीं परचेज डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से डेटा क्या करके आऊँगा, पेन ड्राइव में लेके आऊँगा किसी भी चीज़ में, या मेल पे लेके आऊँगा,
तो वो डेटा मेरे को अपने में लाने में पहले तो दिक्कत आएगी। यस, सभी डिपार्टमेंट ने अपने अपना सॉफ्टवेयर, इसको कहते हैं नॉन इंटीग्रेटेड फॉर्म। इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में डिफरेंस क्या हुआ? इंटीग्रेशन में क्या होगा, सभी के सभी का डेटा एक जगह पर क्या हो रहा है, इंटीग्रेटेड फॉर्म में सॉल्व हो रहा है, और वो डेटा कोई भी एकदम से उसको यूटिलाइज कर सकता है, दैट इज इंटीग्रेशन। नॉन इंटीग्रेटेड दैट मीन्स कि वहां पर डेटा को, सबका डेटा अपना अलग अलग सेव हो रहा है, सबके पास अपने अपने अलग सॉफ्टवेयर हैं। अब बात आते हैं ईआरपी। सर ईआरपी में नॉन इंटीग्रेटेड होता है या इंटीग्रेटेड होता है? सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि ईआरपी के अंदर ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, कोई भी यूटिलाइज कर सकता है। इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जिनको आपस में क्या किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। मतलब कि उनके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन सबको आपस में क्या किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। मेरे बहुत सारे मॉड्यूल दैट मीन्स कि परचेज डिपार्टमेंट, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इसके अलावा मेरे जितने भी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट, उन सबके सॉफ्टवेयर्स को आपस में क्या किया गया, कनेक्ट किया गया है। उन सब का डेटा कहाँ पर होता है, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में एक जगह पर हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और उस डेटा को कोई भी यूटिलाइज कर सकता है। हाँ, अगर जहाँ पर कंट्रोल लगाने की जरूरत होगी वो कंट्रोल भी वहाँ पर लगाए जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब क्या हुआ, ईआरपी क्या हो गया, एक इंटीग्रेटेड फॉर्म हो गया। तो सर इसमें चेंज क्या आया? ये चीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुकी हैं। हाँ भाई, चेंज आया। चेंज क्या है? मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, मीनिंग आज भी वही है। ईआरपी का कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ। हाँ, इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी मैट के अंदर आपके जो कंटेंट था वो कंटेंट में थोड़ा सा चेंज लाए हैं। मतलब कि मीनिंग वही है, सब कुछ वही है, लेकिन कंटेंट आपको इस तरीके से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में मैंने आपको बार बार कहा है कि ईआईएस के अंदर आपको इंस्टीट्यूट की ही कंटेंट देना होगा, तभी आप मार्क्स ले सकते हो। अगर आप अपनी तरफ से कंटेंट, मीनिंग अपनी तरफ से लिखोगे, सब कुछ अपनी तरफ से लिखोगे, तो मार्क्स कटेंगे। यहाँ पर आपकी वर्डिंग्स, आपकी आप जिस कंटेंट को लिख रहे हैं वो इंस्टीट्यूट का है या नहीं, ये बहुत मायने रखता है। तो आपको अभी जो करना है, जो न्यू वाला कंटेंट है, ओल्ड कंटेंट को छोड़ के न्यू वाले कंटेंट को आपको पकड़ना है, राइट। चलो देखते हैं ईआरपी सिस्टम के अंदर क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी सिस्टम। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले नंबर पे क्या बेनिफिट, क्या इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन। ओ माय गॉड, ईआरपी इंटीग्रेट ऑल प्रोसेस फंक्शंस इन एंटरप्राइज, एज ए रिजल्ट ऑटोमेटिकली अपडेट डेटा रिलेटेड बिजनेस फंक्शन एंड कंपोनेंट। हमने अभी ये बात कर चुके हैं, क्या ये इंटीग्रेशन करता है ईआरपी? यस, सभी के सभी जितने भी हमारे एंटरप्राइज के सारी प्रोसेसेस हैं, हर प्रोसेस का मतलब क्या था, जैसे सेल्स एक अलग प्रोसेस है, परचेज अलग प्रोसेस है, प्रोडक्शन एक अलग प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक अलग प्रोसेस है, इन्वेंट्री एक अलग प्रोसेस है, प्लांट की मेंटेनेंस वो एक अलग प्रोसेस है, कंट्रोलिंग एक अलग प्रोसेस है। इन सभी प्रोसेसेस के लिए क्या बनाए गए हैं, ईआरपी के अंदर क्या बनाए जाते हैं, मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं, और हर एक मॉड्यूल को आपस में क्या किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रेट करके उनका डेटा क्या करते हैं, एक जगह पर हम क्या करते हैं, सर्व रखते हैं। तो ये क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हमारे क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेशन, सबको क्या किया जाता है, इंटीग्रेट। पहला बेनिफिट क्लियर आपको, ये टॉपिक आपको ध्यान रखना, बेनिफिट ऑफ ईआरपी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, रिडक्शन ऑफ लेड टाइम। लेड टाइम क्या होता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब हम जाते हैं तो बीच में जो टाइम है, मैंने चलो आपको अभी एक बात बताई, मेरे को परचेज डिपार्टमेंट वाले का एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, राइट, और इन्वेंट्री, परचेज वाले को एक इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वो क्या करेगा, वो परचेज डिपार्टमेंट वो कहेगा यार कितना परचेज करना चाहिए, पहले वो जाएगा इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के अंदर कि हाँ इन्वेंट्री पड़ी कितनी हुई है, ये ना हो कि मैं और परचेज कर लूँ, इन्वेंट्री पहले ऑलरेडी बहुत पड़ी हो। इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट पे गया, इन्वेंट्री वाले को बुलाओ, इन्वेंट्री बताओ, वो अपनी इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, पेन ड्राइव में दे, हार्ड डिस्क में, जिसमें मर्जी दे, मेल करेगा, होने में टाइम लगेगा। लेकिन एक ऑप्शन ये भी तो है, परचेज वाले ने डायरेक्ट, अगर उसको भी एक्सेस है, किसकी, इन्वेंट्री वाले की एक्सेस मिल रही है, उसको कंट्रोल सेटअप किया हुआ है कि वो डायरेक्टली क्या करेगा, वहीं बैठे बैठे अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर 1 सेकंड लगाएगा चेक करते हुए कि मेरे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। वो चेक करके अगर उसको लगा कि हाँ करना, तो वो ऑर्डर दे देगा, नहीं लाना है नहीं ले लेगा। दैट मीन्स कि क्या है, यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग, लेड टाइम क्यों हमारा मिनिमाइज हो रहा है। यस, that means कि lead time is basically time involved in placing an order and receiving it. And since ERP is an integrated system having several modules like finance, manufacturing, क्योंकि उसको और भी बेनिफिट, और भी चीजें देखनी पड़ सकती हैं परचेज वाले को। बेचारा पहले तो इन्वेंट्री देखेगा, राइट, प्रोडक्शन वाले को कितनी जरूरत है वो भी देखेगा। अब सबसे इन्फॉर्मेशन लेने लग गया, उसकी तो लंका लगी, 3-4 दिन तो नहीं काम में निकल जाएगा। फिर देखेगा पैसा है भी, परचेज करने जा रहा हूँ, जेब में कहीं पैसे ना हो, फाइनेंस वालों के पास जाएगा, यस, वहां से फाइनेंस वालों से अप्रूव करवाना पैसा। इसका मतलब क्या हुआ, इतनी जगह से अप्रूवल अगर बेचारे को लेनी पड़ेगी, और वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में ना हुआ, उसको तो बेचारे की लंका लगेगी बॉस। वो तो जगह जगह घूम फिर के एंड में क्या कहेगा, यार
3-4 दिन के बाद जाके ऑर्डर प्लेस करना। लेकिन अगर उसका इंटीग्रेटेड फॉर्म में होता, सब कुछ डेटा एक ही जगह पर इंटीग्रेटेड है, तो क्या करेगा, ऑनलाइन 15 मिनट 10 मिनट लगाएगा, उसने चेक करना है और मैनेजर ने जाके अपने आप ऑर्डर प्लेस करना है या नहीं करना, सारा कुछ उसको अवेलेबल होगी इन्फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि ये क्या होगा, लेट टाइम बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर रहा है, राइट। सेकंड, ऑनलाइन शिपमेंट, सब कुछ डिलीवरी वगैरह हम शिपमेंट बिल्कुल ऑन टाइम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लेट टाइम को वही कर रहा है, आप समझ लो ईआरपी के, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अगर होगा तो शिपमेंट बहुत इजीली टाइम पर होगा, टाइम अवेलेबिलिटी और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो पाएगी, ये ईआरपी की वजह से होगा। रिडक्शन इन साइकिल टाइम, साइकिल टाइम इज द टोटल टाइम इलेप्स बिटवीन द प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। ऑर्डर प्लेस किया देन डिलीवरी, इन दोनों के बीच के अंदर जो डिफरेंस है वो जितना कम हो उतना कस्टमर सेटिस्फेक्शन हाई होती है, राइट। ये चीज़ आप जानते हो। और ये रिडक्शन इन साइकिल टाइम किसकी वजह से होता है, ईआरपी, यही तो टाइम सेव करेगा बॉस। अगर ये सारी जगह हम ये घूमते फिरते रहे कि वो परचेज वाले से पूछ के आए, प्रोडक्शन वाले से पूछ के आए, इन्वेंट्री वाले से पूछ के आए, फाइनेंस वाले से पूछ के आए, अगर इन्हीं चक्करों में घूमते रहे तो फिर तो हो गया, डिलीवरी टाइम तो ऑटोमेटिक आगे जाएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन डाउन होगा, राइट। improved resource utilization, ये क्या है, ERP helps organization drastically improve the capacity and the resource utilization by keeping inventory at minimum level and minimizing machine downtime, producing goods as per demand, delivering goods as to the customer the most efficient। ये देखो कई पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, अगर आप 4 नंबर का क्वेश्चन अलग से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो तो कुछ गलत नहीं है, देखना ध्यान से। इंप्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, आप रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना, किस तरह से हो सकता है, इंप्रूवमेंट किस तरह से आ सकती है। पहला देखो, इन्वेंट्री में अगर ज़्यादा पैसा लगाएंगे ना तो मेरा फाइनेंस, आप कॉस्ट जानते हैं मेरी खत्म हो रही है, मैं वो पैसा कहीं और भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। क्यों ना मैं उतना ही रखूँ, इन्वेंट्री मेरे पास उतनी ही हो जितनी मेरे को एक्चुअल में ज़रूरत हो, समझ रहे हो। आपने जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम पढ़ा होगा अकाउंटिंग के अंदर, शायद मेरे को उम्मीद है JIT के बारे में या कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, JIT। दैट मीन्स कि ये JIT कैसे पॉसिबल हो सकता है, ERP के थ्रू पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हर टाइम उसको पता है बेटे ऑर्डर इतने आने वाले हैं, इन्वेंट्री इतनी पड़ी है, उतनी मंगवा लेता हूँ, फालतू ना मंगवाएं। दूसरी चीज़, प्रोडक्शन कितनी करनी चाहिए, डिमांड जितनी है, जितना ऑर्डर है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करूँ, ज़्यादा बना के रखूँगा तो लेबर को भी कॉस्ट देनी पड़ती है, लेबर को पहले दे दिए पैसे, वो पैसे कहीं और नहीं यूटिलाइज हो सकते, समझ रहे हो। दूसरी चीज़, अगर मैं प्रोडक्शन बना रहा हूँ तो वो जो गुड्स इन्वेंट्री मेरे को ज़्यादा रखनी पड़ रही है क्योंकि वो बना पड़ा, उसके अलावा इन्वेंट्री मेरे को और परचेज करनी पड़ेगी, वो भी पैसे गए, फाइनेंस कॉस्ट। एंड डिलीवरी द कस्टमर द मोस्ट एफिशिएंट वे, डिलीवरी भी मैं ऑन टाइम कर सकूँ, ये इसकी रिक्वायरमेंट, मतलब उसको भी देखूंगा कैसे, ERP के थ्रू, डेटा इंटीग्रेशन। ये क्या होता है, इम्प्रूव्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ये 3-4 पॉइंट आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखने हैं, अलग से इसके ऊपर क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। 4 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, आपका यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पुट किया जा सकता है कि आप किस तरह से अपने रिसोर्सेज को इंप्रूव कर सकते हैं यूजिंग ERP, राइट। बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दैट मीन्स कि अभी हमने बात की है यार, अगर कोई बंदे को टाइम पे डिलीवरी मिल रही है, अगर वो बहुत अच्छे से, अगर हम उसको हैंडल कर पा रहे हैं ERP की वजह से, तो ऑब्वियस बात है यार वो कस्टमर तो सेटिस्फाई हो गई होगा। इम्प्रूव्ड सप्लायर परफॉर्मेंस, ERP सिस्टम प्रोवाइड वेंडर मैनेजमेंट and procurement support tools designed to coordinate all aspects of procurement process, which helps in negotiation, monitoring, कंट्रोल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट एंड शेड्यूल। ये देखो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दैट मीन्स कि अगर आप सप्लायर परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में देनी है। पहला देखो, नेगोशिएशन पॉसिबल हो सकती है, यस, क्योंकि नेगोशिएशन क्या है, मैं ऑटोमेटिकली ERP के थ्रू क्या कर सकता हूँ, बहुत सारे वेंडर्स की डिटेल्स उसमें सॉफ्टवेयर में पुट करूँगा, वो मेरे को बताएगा कि यार इसकी क्वालिटी ये है और ये इस अमाउंट इतने रुपए में मिल रहा है, इसकी क्वालिटी ये इतने रुपए में। मेरे पास बहुत सारे वेंडर्स हैं, उन सब की डिटेल्स पड़ी हुई हैं, तो मैं वहाँ उसके थ्रू नेगोशिएशंस कर सकता हूँ, यार ये तो इतने में दे रहा है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, अगर तुझे देना है अगर तो अमाउंट थोड़ा कम कर। दैट मीन्स नेगोशिएशन ERP के थ्रू पॉसिबल हो सकती हैं। मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल उसको चेक कर सकते हैं। शेड्यूल वाइल एश्योरिंग सुपीरियर क्वालिटी, अगर क्वालिटी क्या है, क्योंकि डिफरेंट क्वालिटी तो मैं मार्केट में पता चलेगी। अगर एक ही वेंडर पे डिपेंडेंट रहूँगा तो ऑब्वियस बात है वो मेरे को जो भी देगा मैं खुश हूँ, लेकिन अगर मेरे पास वेरियस वेंडर्स हैं, उसको वो मेरे को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो मैं सबकी क्वालिटी चेक करता रहूँगा, बेस्ट क्वालिटी कौन दे रहा है, इस क्वालिटी पर क्वालिटी में क्या डिफरेंस है, मैं उसमें एनालिसिस कर पाऊंगा। दैट मीन्स एनालिटिकल स्किल्स मेरी जनरेट करता है ERP। क्लियर है। नेक्स्ट हो गया
increased flexibility, that means ERP addresses departmental barriers, make information available across department, which organization flexible, adaptive to the market condition. मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को क्या करता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी ला सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ. दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू अगर मैं मार्केट कंडीशन चलूंगा तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेटर वे में आगे ले जा सकता हूँ. राइट, अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग चलूंगा कि मार्केट में ऑब्वियसली आज के टाइम पे अगर चले बताएं कि कोरोना हुआ पड़ा, आपको पता है कोरोना की वजह से मार्केट एक तरह से गिरी हुई है, बहुत गिर चुकी है. राइट, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत रेयर है क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन बहुत ज़्यादा चल रहा है. तो आज के टाइम पे कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, वो सारा मार्केट कंडीशन को हैंडल करना है. क्या वो फ्लेक्सिबल करेगा? यस. उसने बहुत सारा लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आपको पता कि बहुत सारी लेबर जो है वो मूव कर रही है, वापस जा रही है अपने घरों को. तो लेबर कॉस्ट आज के टाइम पे डबल ट्रिपल हुई पड़ी है. तो क्यों ना मैं कितनी प्रोडक्शन करूँ जिसमें मेरी लेबर कॉस्ट भी रिकवर हो जाए और मैं कुछ ना कुछ अर्न भी कर पाऊँ, और मेरी प्राइस जो है वो भी इतना ज़्यादा ना हो जाए कि लोग परचेज ही ना कर पाएँ. राइट, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना सिस्टम के अंदर, ये ERP ही है जो इसमें हेल्प कर सकता है मेरी कॉस्ट रिडक्शन के लिए और मेरे को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए. राइट, थोड़ा सा हम आगे और मूव करते हैं. रिड्यूस क्वालिटी कॉस्ट एंड, देखो क्वालिटी अगर इंप्रूव करनी है तो ऑब्वियस बात है कॉस्ट भी हमारी बढ़ती है, लेकिन अगर मेरे को क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो मेरे को उसकी कॉस्ट कहाँ से कम कर सकता हूँ, परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू कम कर सकता हूँ. सस्ता परचेज करके ला, क्वालिटी अच्छी क्या, इन्वेंट्री के ऊपर ला सकता हूँ. इन्वेंट्री के अंदर वो अगर कितनी उसकी हैंडलिंग कॉस्ट क्या है, उसको हैंडल कैसे करते हैं, वो मेरे पूरी नज़र होएगी उसके ऊपर. राइट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे नज़र रख सकते हैं कि प्रोडक्शन करते टाइम वेस्टेज कम से कम हो, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आएगी. राइट, क्वालिटी स्किल्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं. लेबर के ऊपर डिपार्टमेंट, जो HR डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट पे कि मेरी स्किल्ड हाईली स्किल्ड वालों को अलग रखा जाएगा, सेमी स्किल्ड वालों को अलग रखेंगे, जो अंडर स्किल्ड है इनको भी वो इतने स्किलफुल जो नहीं है मेरे एम्प्लॉय, उनको मैं अलग कैटेगराइज करूंगा. इसका मतलब क्या हो गया, ये ERP का मॉड्यूल ही तो है, HR मॉड्यूल, जो मेरे क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट पे मैं पूरी अच्छी नज़र रख सकता हूँ. ये मेरा ERP करवा के देगा. राइट, उसके बाद क्या है, बेटर एनालिसिस. अभी बात की यार, एनालिटिकल स्किल्स मेरे अंदर कौन जनरेट करता है, ERP. मैं एनालिसिस ज़्यादा कर सकता हूँ, मार्केट एनालिसिस कर सकता हूँ और अपने एज पर द मार्केट कंडीशन अपने आप को खुद को एनालाइज कर सकता हूँ. बेटर एनालिसिस एंड प्लानिंग कैपेबिलिटीज. राइट, एनालिसिस के अंदर हमने एक बात की थी, शायद आपको याद हो, DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ये क्या था, डिसीजन किसको लेने हैं, मैनेजमेंट को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को. और टॉप लेवल मैनेजमेंट को अगर इन्फॉर्मेशन कैसे खिंडी मिलेगी, समझ रहे हो, खिंडना मतलब कोई इधर कोई उधर कोई उधर. परचेज डिपार्टमेंट वाला अपनी फाइल लेके आ रहा है, प्रोडक्शन वाला अपनी लेके आ रहा है, इन्वेंट्री वाला अपनी ले रहा है, अकाउंटिंग वाला अपनी लेके आ रहा है, और उन्होंने स्पेशली एक दो बंदे को बैठा रखा है, हाँ भाई इन सब से रिपोर्ट जनरेट करके दे, वो रिपोर्ट्स जनरेट करके दे, उसके बेस, उस रिपोर्ट के बेस पे मैं क्या लूँगा, डिसीजन लूँगा. क्लियर हुई मेरी बात. सबकी इन्फॉर्मेशन अलग अलग आ रही है, बट क्यों ना ऐसा हो कि रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है डिसीजन लेने के लिए, हैं? ऐसा हो सकता है, हाँ, क्योंकि डेटा क्या है, इंटीग्रेटेड, सबका डेटा कहाँ, एक ही जगह पर. क्यों ना मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम जनरेट हो जाए जो मेरे को डिसीजन लेने में हेल्प करे, मैनेजमेंट को, वो ERP कर देता है बस. दैट मीन्स कि ERP क्या करता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जनरेट करता है, जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, प्लानिंग कर सकते हैं. वो मेरे लिए सही है या नहीं है, ये मैं प्लानिंग मेरे लिए सही है, प्लान मेरे लिए सही है नहीं, वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी मेरे लिए जनरेट करना कौन करेगा, ERP. नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी. अभी एक बात बताना, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया आपसे, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला फाइल लेके आ रहा है, ये प्लानिंग वाला लेके आ रहा है, ये इन्वेंट्री वाला लेके आ रहा है, ये अकाउंटिंग वाला लेके आ रहा है, ये HR वाला लेके आ रहा है, मेरे वेरियस डिपार्टमेंट है, प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है मेरे पास कोई. इसका मतलब क्या आ रहा है, उसके बाद वो सारी इन्फॉर्मेशन को कहाँ पर एक पर्सन में स्पेशली लेगा, मैं डिपेंड होगा उस बंदे पे, उस बंदे के स्किल्स पे. वो जिसको मैं कह रहा हूँ कि रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है, MIS मेरी बना के दा, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मैंने कहा MIS रिपोर्ट जनरेट कर बेटे इन सबसे, और उस MIS के बेस पे मैं क्या लूँगा, डिसीजन लूँगा. मैं डिपेंड किस पे हूँ, ये जिस बंदे को MIS रिपोर्ट बनाने के लिए बोला हुआ है ना, मैं इसके स्किल्स पे डिपेंडेंट हो गया. अगर ये ठीक है, इसने सही से स्किल्स जनरेट, दैट मीन एक्यूरेसी के ऊपर मेरे पे एक डाउट रहेगा हमेशा, क्या ये एक्यूरेट है या नहीं है. मैं डिसीजन ले भी लूँगा तो भी 100% श्योर नहीं हो सकता.
देखो 100% श्योर तो कभी भी नहीं हो सकते, बट स्टिल हाँ, जहां पर ह्यूमन होता है, ह्यूमन एलिमेंट होता है, तो वहां पर ह्यूमन एरर होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, राइट। सॉफ्टवेयर्स में या कंप्यूटर्स के थ्रू जब हम काम करते हैं तो हमें एक अश्योरेंस होती है कि हाँ ह्यूमन एलिमेंट नहीं है तो गलती होने के चांस कम है, क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है। समझ में आएगी? अर्थात सीधी बात, नो बकवास, एक ही बात बोलते हैं, ह्यूमन एलिमेंट अगर वो एलिमिनेट हो रहा है तो मेरा एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। ये इंटीग्रेशन करते हुए ऑटोमेशन विच अल्टीमेट इंप्रूव द इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी एंड हेल्प इन द बेटर डिसीजन मेकिंग। बात ही खत्म। उसके बाद यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ERP है बॉस। उसके अंदर जब भी मेरे को कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स कि अगर मेरे को कुछ इंप्रूवमेंट करनी होगी तो मैं क्या सारे ERP सिस्टम को चेंज करना है? नहीं। परचेज डिपार्टमेंट के अंदर मेरे को लगा बेटे ये जो परचेज प्रोसेस है ना, ये जो मॉड्यूल मैं जो सॉफ्टवेयर परचेज के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मॉड्यूल जिसको मैंने इंटीग्रेट किया बाकी सभी के साथ, इसको मैं थोड़ा अपडेट कर सकता हूँ एज पर माई नीड। उसमें मैं बैच नंबर या बैचिंग के अकॉर्डिंग करने लगा हूँ, या किसी तरीके से मैं किसी भी तरीके से मैं बैच कंट्रोल में मैं अच्छा कंट्रोल सेटअप कर सकता हूँ। क्या मेरे को सारा चेंज करना पड़ेगा या सिर्फ परचेज वाला मेरे को चेंज करना पड़ेगा? यस, मैं अपडेट कर सकता हूँ मॉड्यूल वाइज। एक मॉड्यूल को अपडेट किया, उसको सबसे इंटीग्रेट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर टेक्नोलॉजी बेटर वे में मैं क्या कर सकता हूँ, यूटिलाइज कर सकता हूँ। न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, ठीक है। ERP पैकेज अडेप्ट टू यूटिलाइज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन एंड ओपन सिस्टम एंड क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड मोबाइल कंप्यूटिंग। ये बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि देखो ERP क्या करता है, 24/7 अवेलेबिलिटी है, वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ERP क्या, मैं सिर्फ अपने PC के अंदर मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ कि मेरी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है? नहीं, मैं अपना टैब ओपन करूंगा, मैं टैब में भी देख सकूंगा। मैं फोन ओपन करूंगा, मैं फोन में भी इन्फॉर्मेशन, वो क्या है, क्लाउड को साथ में कनेक्ट किया गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग। ये क्या हो गया, दैट मीन्स कि ये सारी टेक्नोलॉजीज को मैं कर सकता हूँ, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। क्लियर है? आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला टॉपिक जो हमने किया है, फर्स्ट टॉपिक जो हमने किया, दैट इज इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन एंड द क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। सेकंड टॉपिक जो हमने इसमें अंदर किया, बेनिफिट्स ऑफ द ERP सिस्टम, जो इसमें न्यू आया है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें से ऐसा कोई भी टॉपिक है कि आपको लगा कि ओवर एंड अबव यार सिर के ऊपर से निकल गया, पल्ले नहीं पड़ा। कुछ नहीं है यार, कर सकते हैं इसको, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके बाद देखो ERP के अंदर इन्होंने एक और टॉपिक जो इंसर्ट किया वो है ERP इम्प्लीमेंटेशन, सेकेंड इट्स रिस्क, थर्ड रिलेटेड कंट्रोल। क्लियर है? ध्यान से समझना। ERP इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करना मतलब मैंने सोच लिया बेटे मैंने मूव करना है किसकी तरफ, ERP की तरफ। देयर आर सर्टेन इशू ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड नेमली पीपल, प्रोसेस, technology and other implementation, post implementation issue to manage these appropriate control should be adopted। सीधी सी बात है, जब मैं इंप्लीमेंट करता हूँ तो ना, तो बहुत सारे लोग बीच में अड़ंगे डालने आते हैं। अड़ंगे का समझ रहे हो, पीपल। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जब वो मैनुअल अकाउंटिंग होती थी ना, उसके बाद जब उन्होंने कहा कि अब तो कंप्यूटर मैंडेटरी है, तो बेचारे जो वो चश्मा लगा के बैठे होते थे ना, जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कंप्यूटर पे काम किया नहीं है, उनको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या ये दिक्कत थी या नहीं थी? मतलब उनको ट्रेनिंग दिलवाना, क्योंकि अगर कंप्यूटर पे काम करना तो उनको पूरा ट्रेन करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, तभी वो कर पाएंगे। यार लंका लगने वाली है। मतलब पीपल सबसे बड़ी हमारे लिए चैलेंज बन जाते हैं, राइट, इम्प्लीमेंट करते हुए, राइट। और इसी तरह से मेरे को अपने और भी चीज़ें हैं, देखो प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी डेली चेंज होती है यार, कभी कुछ नया आ गया, कभी कुछ ना आ गया। ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंप्लीमेंट करते हुए। तो मेरे को इसके बारे में पढ़ना होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे को इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे मेरे को ध्यानपूर्वक मेरे को ध्यान से देखना है। चलिए देखते हैं। हेयर पीपल इंक्लूड एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, इम्प्लीमेंटेशन टीम, कंसल्टेंट एंड वेंडर। क्लियर है? एंड दीज प्लेयर प्ले वाइटल रोल इन सक्सेस ऑफ द फेलियर ऑफ द ERP सिस्टम। अगर सक्सेस है तो भी इनकी वजह से है, इन्होंने अच्छे से काम संभाल लिया, इन्होंने अच्छे से हैंडल कर लिया, इनको समझ में आ गया अगर ये कंट्रोल सेटअप कर पा रहे बहुत अच्छे से तो काम ही खत्म। बहुत अच्छा, मैं तो ERP सक्सेसफुल हो गया, इनका पल्ले ही ना पड़ा तो फिर काम ही खत्म, फिर तो लगाए पैसे बेकार हो गए। समझ में आ गई? ERP की सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स अपॉन पहला पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ध्यान से देखो। पीपल क्या है? पहला चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट रिस्क क्या है? पहला रिस्क है जी एम्प्लॉई जॉब प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ सम जॉब प्रोफाइल बिकमिंग इररेलेवेंट एंड सम न्यू जॉब क्रिएटेड। कईयों को तो बेचारे को कुछ नई जॉब्स भी क्रिएट करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि अब ऑब्वियस बात है IT का काम होएगा, तो अगर मैं IT को यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को IT स्पेशलिस्ट चाहिए, न्यू जॉब क्रिएट हुई।
कोई ना कोई तो स्पेशलिस्ट चाहिए मेरे को जो सब कुछ हैंडल कर सकता है, सबको ये मैनेज करेगा, उसके लिए मेरे को कोई स्पेशलिस्ट चाहिए। इवन जो मैनेजमेंट को जो कि जाके समझाएगा कि हाँ भाई ये कैसे कैसे करना है, एक बंदा तो उनको हर टाइम 24/7 को चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ तो उनको न्यू जॉब्स क्रिएट करनी ही होंगी। और कुछ हो जाते हैं जो इररेलेवेंट हो गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको पता होगा पुराने ज़माने में अकाउंटिंग कैसे करते थे जी 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 पहले ना हम वो वाउचर वगैरह काटते थे, फिर जर्नल एंट्री करते थे, फिर क्या कहते हैं उसको लेजर करते थे, लेजर करने के बाद ना हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस शीट बनाते थे। हैं, चलो अब छोटा सा और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। जो टैली यूज़ करते हैं, क्या हम जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर भी करते होंगे, लेजर से ट्रायल बैलेंस भी बनाते होंगे और बैलेंस शीट भी बनाते होंगे। कैसा ही होता है, हम तो जर्नल एंट्री करते हैं ऑटोमेटिक, बाकी सारे क्या हो गए इररेलेवेंट। मतलब अगर किसी को मैंने सिर्फ लेजर बनाने के लिए बैठाया हुआ था, उसकी जॉब तो गई। समझ आई मेरी बात? बैलेंस शीट बनाने का जो टाइम वो सेव हो गया। मतलब कुछ जॉब्स अगर मैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करता हूँ, अब टू द पॉइंट आए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करता हूँ तो कुछ जॉब्स तो ऐसे जो न्यू आती हैं और कुछ इररेलेवेंट हो जाती है, काम ही खत्म। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब पहले नंबर पे तो क्या हो गया, चेंज मैनेजमेंट के अंदर पहला रिस्क क्या आ गया, पीपल्स के रिलेटेड, कि जॉब प्रोफाइल जो हमारी कुछ तो इररेलेवेंट होगी, कुछ रेलेवेंट हो जाती हैं, कुछ हमें न्यू इंसर्ट करनी पड़ती हैं। और उसके लिए क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग। कंट्रोल क्या होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाए ऑफ द यूजर विद वेल डॉक्यूमेंटेड मैनुअल। उनको यूजर मैनुअल पकड़ाओ, प्रैक्टिकल हैंडअप उनका ईआरपी के ऊपर काम करवाओ, उनको क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओ। तो हमारा वर्ड क्या है इसके लिए, कंट्रोल के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग। सेकंड देखो, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इंप्रूवमेंट इन दी प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग देखो ध्यान से, इंप्रूवमेंट इन प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। अब देखो पहले प्लानिंग करते थे बुक्स के अकॉर्डिंग, अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ईआरपी आ चुकी है। पहले अगर मैं सॉफ्टवेयर भी यूज करता था, सभी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग सॉफ्टवेयर थे, उनके थ्रू मैं किसी और पर्सन को हैंड ओवर करता था, जो MIS रिपोर्ट जो मेरे को लिए बना के ले आता था। अब क्या है, अब ईआरपी के थ्रू करना है। दैट मीन्स अब प्लानिंग करने के तरीके भी चेंज हो चुके हैं। मैनेजमेंट के लिए बेचारे के लिए डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटीज है, वो उनके अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं। तो इट रिक्वायर्स इंश्योरिंग प्रॉपर प्रोजेक्ट एंड चार्टर एंड द मिशन स्टेटमेंट एग्जिस्ट एंड द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आर टू बी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड एंड साइंड बाय द यूजर एंड द सीनियर मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट इसको अप्रूव भी करे, टाइम टू टाइम इसको चेंज भी करे। ये भी हमारे लिए क्या हो गया, एक न्यू एस्पेक्ट हो गया। प्लानिंग करने का तरीके नए अलग हो गए, इस पर भी मेरा कंट्रोल बहुत अच्छा सेटअप होना चाहिए। थर्ड, changing the scope of the project. This require clear definition of change control procedure and holds everyone to them. That means कि अगर मेरे को प्रोजेक्ट का स्कोप चेंज करना है, प्रोजेक्ट मेरे जो न्यू प्रोजेक्ट है, अगर उसके अंदर मेरे को कुछ भी चेंजेस लेके आने, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, कंट्रोल भी पूरे उस हिसाब से सेटअप करने होंगे, राइट। एंड होल्ड्स एवरीवन टू देम, और सभी को उसके ऊपर लेके आना होगा कि हाँ, सभी के ऊपर कंट्रोल भी लगाने होंगे, कि सभी की ड्यूटीज भी फिक्स करनी होगी, और उसके ऊपर उनका कंट्रोल भी रखना होगा मेरे को, राइट। सेकंड एस्पेक्ट क्या आता है मेरे को, पीपल्स रिलेटेड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में मेरे को सबसे पहला रिस्क क्या है, मैनेजमेंट में कर्टेल द ट्रेनिंग ड्यू टू इंक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट। रिस्क है बहुत तगड़ा। मैं सिरदर्दी, टीचर लेके आओ एम ही। अब ऑब्वियस बात है, कोई ना कोई बंदा लेके आना पड़ेगा, 2-3 महीने उनको सिखाना पड़ेगा। 2-3 महीने सिखाने की कॉस्ट तो है। अब 1000 बंदों को पढ़ाना पड़े, 1000 बंदों की फीस भी तो देनी पड़ेगी। तो एम्प्लॉय खुद तोड़ा देगा, भाई ईआरपी तुम लगा रहे हो तो फीस भी तुम ही पे करो। तो अगर ईआरपी की मैनेजमेंट क्या करे, कर्टेल मतलब काटने की कोशिश करते हैं, मतलब कर्टेल ट्रेनिंग ड्यू टू, ट्रेनिंग जल्दी जल्दी मुकाने की कोशिश करते हैं। रिस्क, यार जल्दी सीख लो ना यार, 1 महीना और कहीं लगा दिया तो 1 महीने की फीस और मांग लेगा। लेकिन उसमें हो सकता है एम्प्लॉय पूरी तरह से ट्रेन ना हो पाए, राइट। इसका ट्रेनिंग क्या होगा, ट्रेनिंग इज ए प्रोजेक्ट मैनेज एक्टिविटी एंड शैल बी इम्पार्टेड टू द यूजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय स्किल्ड कंसल्टेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हार्डवेयर एंड द पैकेज वेंडर। दैट मीन्स कि ये वेंडर जो आपको लगा के जा रहा है ईआरपी, वो अच्छे से इसको ट्रेनिंग दे के जाए, स्किल्सफुल हो, वो उसको खुद को बहुत अच्छे स्किल्स होनी चाहिए। जो कंसल्टेंट है वो बहुत अच्छे से इसको इम्प्रूव करके बताए, समझाए, और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करवा के दिखाए कि हाँ ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है, पूरी डिटेल में इनको समझा के जाए, तभी ईआरपी सक्सेसफुल हो पाएगा। तो हमारी ये जो प्रॉब्लम थी ये दूर हो पाएगी, राइट। चलिए फिर आगे चलते हैं। स्टाफ टर्नओवर, एक चीज बताना, स्टाफ टर्नओवर का मतलब क्या हो गया, चेंज होना। भाग जाते हैं बेचारे, होता है यार ये तो रोज दिहाड़ी कोई नई चीज लेके आते हैं, याद होती है, एवं होता है। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या, क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पर्सोनल लिविंग द कंपनी ड्यूरिंग द implementation and transition phases can affect the schedules and result in delayed implementation of overall come। अब देखो जो
जो हमारे एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं अगर वो छोड़ के निकल गए तो मेरे लिए बहुत तगड़ी हैवी ह्यूज कॉस्ट है, कंपनी के लिए बहुत ही ह्यूज कॉस्ट होएगी। तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसका कंट्रोल क्या है? क्रिएटिंग मैच बिटवीन एम्प्लॉयज एप्टीट्यूड एंड द जॉब असाइंड। भाई बंदे की स्किल्स को देखो पहले, तो वो किस में अच्छा है, उसको उसी प्रोफाइल की जॉब दो। देखो कईयों का आईटी में जमा ही होता ही नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है, कंप्यूटर देख के भाग जाते हैं। मोस्टली अगर तुम जो गर्ल्स देखोगे तो गर्ल्स का आईटी के अंदर ना हाथ टाइट ही मिलता है। मोबाइल फोन्स, मैं सभी का नहीं कह रहा, देखो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ जो आसपास हम देखते हैं हमारे फ्रेंड्स हैं वो सारे बॉयज़ का बहुत आईटी के अंदर स्ट्रांग हाथ होता है। वो उनके फ़ोन के अंदर कोई अगर पूछना हो ना ये ऑप्शन कहाँ से होगा, A to Z बता देंगे। और लेकिन गर्ल्स का होता है मोस्टली बस व्हाट्सअप चलाया, थोड़ा बहुत इधर देखा, बस उनको फालतू इधर उधर की मतलब इन्फॉर्मेशन डिटेल में हार्डवेयर के बारे में नॉलेज नहीं होती। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम एम्प्लॉयज़ को भी इसी तरह से जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, जो जिस काम में जिसकी स्किल्स अच्छी हैं, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम उनको देंगे तो वो भागेगा नहीं। वो कहेगा यार मेरे मजे कम, मेरे को मजा आ रहा है काम करके। ऑब्वियस बात है, क्या इससे स्टाफ टर्नओवर कम नहीं होगी? यस, स्टाफ टर्नओवर को अगर मिनिमाइज करना है तो हमें एम्प्लॉयज़ के एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग उसको जॉब असाइन करनी होगी, राइट? ओके, तो इसलिए एम्प्लॉय को हैप्पी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एम्प्लॉय हैप्पी रहेगा स्टाफ टर्नओवर अपने आप ऑटोमेटिकली क्या रहेगी, कम रहेगी। चलिए इसके बाद हम एक आगे चलते हैं, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। देखो टॉप मैनेजमेंट अगर सपोर्ट कर रही होगी ना, अगर उन्होंने प्रेशराइज किया, दबा के रखा, एम्प्लॉय क्या करेगा, भाग। मतलब टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ईआरपी को भी इंस्टॉल करना है तो टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो वेंडर होगा वो भी क्या कहेगा, टॉप मैनेजमेंट से क्वेश्चंस पुट करेगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूछेगा। वो एज पर अगर टॉप मैनेजमेंट ने उनको सपोर्ट ना किया तो ईआरपी अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएगा? पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, लैक ऑफ इन एडिक्वेट सपोर्ट एंड ग्रांट परमिशन ही ना दे, रिसोर्सेज ही नहीं दे पा रहे हैं वो, तो क्या ईआरपी सक्सेसफुल हो पाएगा? नो वेज। द ईआरपी इंप्लीमेंटेशन शैल बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर द टॉप मैनेजमेंट इज फुल्ली convinced and assured of providing the full support. Next, consultant. Consultant might not be familiar with the internal working and the organizational culture. वो हो सकता है बेचारे को हमारा कल्चर या हमारे काम करने का तरीका उसको कुछ भी नहीं पता, ABCD तक नहीं पता कि हम किस तरह से काम करते हैं। तो पहले तो नंबर पे तो उसको बेचारे को समझाना पड़ेगा भाई हमारे काम करने का तरीका आएगा, समझ आ गई। एंड आफ्टर दैट वो क्या करेगा, ईआरपी को डिजाइन करेगा और इंप्लीमेंट करेगा हमारे पास। एंड असाइनिंग ऑफ द लाइसेंस ऑफिसर एंड फ्रॉम द सीनियर मैनेजमेंट टू द फेमिलियराइज कंसल्टेंट विद द कंपनीज इनर वर्किंग। दैट मीन्स हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए एक लाइसेंस ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए जो उसकी पूरी तरह से 110% हेल्प करेगा। पूरे उसको जो रिक्वायरमेंट चाहिए उसको हर एक चीज़ समझाना, हमारे वर्किंग हैबिट्स के बारे में बताना, वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में बताना, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उसके बारे में बताना। तो हमें एक लाइसेंस ऑफिसर उसके साथ अपॉइंट करना चाहिए। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला जो इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम हमारे लिए रिस्क आता है वो हमने ये देखा। सेकंड चीज हमने जो यहाँ पर देखी है प्रोसेस। ERP system is applied to integrate and improve the business process and make it more efficient, effective and productive. Meanwhile various types of risk also. जब प्रोसेस को हम इंटीग्रेट करते हैं ना तो वो एफिशिएंट भी होने चाहिए, इफेक्टिव भी होने चाहिए एंड प्रोडक्टिव भी होनी चाहिए, राइट? लेकिन कुछ रिस्क हो सकते हैं उस टाइम पे जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। पहले नंबर पे प्रोसेस के टाइम पे क्या, प्रोग्राम मैनेजमेंट। पॉसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन गैप बिटवीन डे टू डे प्रोग्राम मैनेजमेंट एक्टिविटीज इन ERP एनेबल फंक्शन लाइक मटेरियल एंड प्रोक्योरमेंट, प्लानिंग, लॉजिस्टिक एंड मैन्युफैक्चरिंग। हो सकता है इसके बीच में कोई गैप जनरेट हो जाए, तो इसके लिए मेरे को कंट्रोल कैसे लगाना होगा, यूजिंग एप्लीकेशन फॉर ब्रिज इंफॉर्मेशन गैप। देखिए, using application for bridging the information gap between traditional ERP based function, पुराने वाले जो होते थे, and high value operational management function to enable reliable real time information। reliable, देखो वर्ड्स को मैंने स्पेशली यहाँ पे क्या अंडरलाइन किया है, टू enable क्या, reliable real time information linkages to enable high quality decision making। इनके बीच में लिंकेज कैसे करनी चाहिए, रिलायबल। दैट मीन्स कि एक तो क्या होगा, एफिशिएंट होगा, फास्ट, स्पीड फास्ट होगी इनकी। दैट मीन्स कि हम डेटा इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर पा रहे हैं। सेकेंडली चीज क्या होगा, ये मेरे को डिसीजन मेकिंग में भी क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। इसलिए जब हम फिर से देखना, इसलिए जब हम प्रोग्राम मैनेजमेंट कर रहे होंगे तो इनके बीच में जो लिंकेज होगी वो किस तरह से होनी चाहिए, रिलायबल, राइट? रिलायबल और
किस तरह से रियल टाइम पे हमारी इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड हो सके। मतलब रियल टाइम का मतलब क्या था, ऑन द स्पॉट अगर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वही हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर परचेज डिपार्टमेंट वाले को बेचारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए इन्वेंट्री वाले से, और वहां पर उसने क्लिक किया और वो कहेगा कि 2 days 20 मिनट्स 10 मिनट्स, तो वो तो ऑब्वियस बात है लैग टाइम आ गया बीच में। तो वो टाइम को मिनिमाइज कैसे करते हैं, मेरे को रियल टाइम पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए डेटा की, तो यही मेरे लिए अच्छा होगा और यहीं से मैं डिसीजन बहुत ईजिली और जल्दी ले सकता हूँ, राइट। नेक्स्ट, BPR, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। दैट मीन्स कि एक चीज देखो ध्यान से, BPR इज अप्लाइड टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट बाय अफेक्टिंग ड्रामेटिक चेंज। ओ माय गॉड, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियर के बारे में बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू लेके आना यार, चेंजेस, ऐसे ड्रामेटिक चेंजेस लेके आना कि जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे को जो चेंजेस इतने ड्रामेटिक चेंजेस जो इंप्रूव करे मेरी कैपेसिटी को, कैपेबिलिटीज को, मेरी एफिशिएंसी को जो इंप्रूव कर दे। दैट मीन्स ये मेरा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पूरी तरह से मेरे को क्या करना है, न्यू टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना है, राइट। थर्ड, ये मेरे लिए एक रिस्क है बहुत बड़ा कि क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट, दिस रिक्वायर्स ओवरऑलिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। This requires overhauling of an organizational structure, management system, job descriptions, performance measurement and skill of development. That means कि अगर मेरे को ऐसा करना है, BPR चाहिए, री इंजीनियरिंग चाहिए, बिल्कुल ऑल टुगेदर न्यू मेरे को चेंजेस लेके आने हैं, तो पहले अपनी कैपेबिलिटीज को जानो भाई, तेरे बस का है भी या नहीं है। दैट मीन्स कि दिस रिक्वायर ओवरऑलिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट सिस्टम, जॉब डिस्क्रिप्शंस मेरे को, और परफॉर्मेंस मेजरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, मेरे को हर एक चीज के ऊपर क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, तभी मैं क्या कर पाऊंगा, BPR कर पाऊंगा। अगर BPR पे मेरे को करना है, री इंजीनियरिंग पे जाना है, तो मेरे को इन सब चीजों के ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्टली ध्यान देना होगा। ओके, उसके बाद मेरा यहाँ पर थर्ड आता है, देखिए कौन सा, जी टेक्नोलॉजिकल रिस्क नाम की चीज आ गई। टेक्नोलॉजी के रिस्क क्या है, अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द प्री रिक्विजिट टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन हाईली डायनेमिक IT एनवायरमेंट। डायनेमिक का मतलब समझ रहे हो, एक होता है स्टैटिक, ये साइंस के वर्ड्स हैं वैसे, मैं आपको बता दूं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक स्टिल मूव नहीं होएगा, जो है ऐसा ही रहेगा। आपको लगता है टेक्नोलॉजी ऐसी है, अबे रोज दिहाड़ी तो नवी चीज आती है कोई ना कोई, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक IT एनवायरनमेंट में मेरे को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी होगी जो लॉन्ग टर्म में चले। मैं ERP में आ रहा हूं तो मेरे को कुछ इस तरह से अडेप्ट करनी है टेक्नोलॉजी कि आने वाले 10 साल 15 साल मेरे को न्यू टेक्नोलॉजी पे मूव ना करना पड़े, या कुछ हाई जैसे कहते हैं ना BPR फिर दोबारा से ना करना पड़े। BPR मतलब री इंजीनियरिंग मेरे को दोबारा से ना करनी पड़े। यार अगर ऐसा करना पड़ेगा, मैं बार बार क्या करूंगा, एम्प्लॉयज़ को क्या ट्रेनिंग करते रहूँ, भाग जाएंगे। साल के अंदर 3 बार ट्रेनिंग देनी पड़ेगा, तो काम कम करवाते हैं, मेहनत ज़्यादा करवाते हैं, सिखाते ज़्यादा। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे को ऐसी टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी है जो थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाए भी, राइट। रिस्क देखो इससे रिलेटेड क्या है, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, पहले नंबर पर तो रिस्क यही है। ह्यूज नंबर ऑफ फंक्शन एंड फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, और अगर कोई काम नहीं कर रहा या कोई गलत काम कर रहा है, डिजास्टर हो जाएगा। क्योंकि एक की इंफॉर्मेशन गलत है, बाकी सब भी इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, गलत वाली यूज करेंगे। दैट इज ए ह्यूज डिजास्टरस थिंग फॉर, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट ओनली दोज फीचर विच रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन and supporting additional feature and functionality that might be required at a future date. That means कि ऐसे फीचर्स को लेके आना यार देखो ऑब्वियस बात है, मेरा काम क्या है, अकाउंटिंग का काम है, या मेरी फर्म जो है, मैं CA का, ऑब्वियस बात है मेरा अगर CA का ऑफिस है, अगर मैं ERP, मेरे बहुत सारे डिपार्टमेंट, ऑडिटिंग डिपार्टमेंट है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, राइट। लॉ के लिए मैं CS के लिए जो बना रखे हैं, अलग से डिपार्टमेंट बना रखे हैं। तो अगर मैं अपने ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ, तो मैं अगर ERP रखूँ तो क्या मेरे को प्लांट वाला कोई फीचर्स, प्लांट मेरे को ज़रूरत है, नहीं ज़रूरत है भाई, मेरे को नहीं चाहिए। या फिर मेरे को टेक्नोलॉजी तो फोटोग्राफी वाले कोई अगर फीचर्स मैं बीच में डलवाऊँ, भाई फोटोग्राफी का वो तो फोटोग्राफी वाले लेंगे ना, मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है फोटोग्राफी वाले की, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे को जिन चीज़ों की, जिन फीचर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरे को उन फीचर्स को क्या करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए, मेरे को रखने नहीं है वो फीचर्स अपने ERP सिस्टम में। दूसरा,
कुछ ऐसे फीचर जो आज मेरे को जरूरत नहीं है लेकिन मेरे को लग रहा है आने वाले टाइम पे इन चीज़ों की मेरे को ज़रूरत पड़ सकती है, तो हाँ ठीक है, आज नहीं है ना तो चलो आज उन फीचर्स को जरूर अडेप्ट कर लो। लेकिन जो इररेलेवेंट है, जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है, जिनकी मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, नहीं ज़रूरत भाई, नहीं रखना, नहीं लाना, बाहर में गया। ओके ओके। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सलीट का मतलब होता है कचरा, बेकार हो गया, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सलीट हो गया। मतलब रैपिड ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी मे कॉज ईआरपी सिस्टम टू बिकम ऑब्सलीट विद टाइम। हो सकता है थोड़ा टाइम में मेरा ऑब्सलीट हो जाए। जो टेक्नोलॉजी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो तो जमा पुरानी टेक्नोलॉजी होगी। एंड प्रॉपर केयर वाइज सिलेक्टिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पर क्या हो गया, मेरे को जब टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आर्किटेक्चर जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे को उस टाइम पे ध्यान देना चाहिए, बेटे ये लंबे टाइम तो चलेगा कि नहीं चलेगा। ये ना हो अभी सिलेक्ट किया 6 महीने बाद कहें नया ईआरपी लाओ जी, नया सेटअप लगाओ जी, नए सॉफ्टवेयर अडेप्ट करो जी, वो तो फिर लंका लग गई बॉस, पैसों की भी लंका लगेगी। तो मेरे को क्वालिटी ऑफ वेंडर सपोर्ट, और सेकंड चीज़ ईआरपी के अंदर अगर मैं बोलूँ तो जो जो टेक्नोलॉजी मैंने अडेप्ट किया वो लॉन्ग टर्म हो, मेरे को ये चीज़ देखनी थोड़ी ज़रूरी है। एनहेंसमेंट एंड अपग्रेड्स, अगर मेरे को कुछ अपडेशंस करवानी है तो मेरे को टाइम टू टाइम क्या करनी होगी, अपडेशंस भी करवानी होंगी। रिस्क है क्योंकि कुछ ना कुछ, देखो चलो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है मारुति सुजुकी या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं क्या उन्होंने ईआरपी नहीं रखा होगा? डेफिनेटली वो आज ईआरपी सिस्टम पे ही काम कर रही होंगी। जितनी इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो उन्होंने ईआरपी को अडॉप्ट नहीं किया होगा, डेफिनेटली वो ईआरपी को अडॉप्ट करके वो काम कर रहे हैं। लेकिन 2017 में जीएसटी आया है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 1 जुलाई 2017 को क्या इन कंपनीज ने अपडेशन नहीं की होगी? करी होगी। टेक्नोलॉजी के अंदर उनके ईआरपी सिस्टम के अंदर अपडेशंस लाए होंगे, डेफिनेटली उन्होंने अपडेशंस भी लाए होंगे। ईआरपी सिस्टम इज नॉट अपडेटेड एंड केप्ट अप टू डेट एंड केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल सिलेक्टिंग द वेंडर एंड द वेंडर सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी साइंड टू मिनिमाइज द रिस्क। आई थिंक मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है। एंड एप्लीकेशन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, दीज प्रोसेस फोकस ऑन द सिलेक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस एप्लीकेशन। कौन कौन सी एप्लीकेशन मेरे को जरूरत पड़ेगी, तो कौन कौन सी एप्लीकेशन मेरे को इसमें इंस्टॉल भी करवानी है, मेरे को ऑब्वियस बात है इनके ऊपर मेरे को ध्यान देना होगा ईआरपी बनाते टाइम। एंड बाय ब्रिंगिंग टू द लाइट ऑन द शीर नंबर ऑफ द एप्लीकेशन इन द करंट पोर्टफोलियो, आईटी ऑर्गेनाइजेशन कैन बिंग रिड्यूस डुप्लीकेशन एंड कंप्लेक्सिटी। डुप्लीकेशन जितनी कम हो, कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम हो, उतना ज़्यादा अच्छा है। ये कौन कर सकता है? ये मेरे जो आईटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जो वो मेरे को इसके बारे में नंबर तो ये क्या है, लाइट ऑफ द शीर नंबर ऑफ एप्लीकेशन इन द करंट पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो के अंदर, पोर्टफोलियो दैट मीन्स कि जहाँ अलग अलग पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो कैसे बनता है? ये एप्लीकेशन इस चीज़ की, ये एप्लीकेशन, ये एक अलग ग्रुप बना दिया कि मेरे को किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, एक अलग पोर्टफोलियो रेडी कर दिया, मैं उस पोर्टफोलियो को कर लूँगा, अडेप्ट कर लूँगा, दैट्स इट। उसमें क्या होगा? डुप्लीकेसी कम होगी, राइट। ये कौन कर सकते हैं? जो आईटी स्पेशलिस्ट है वो बता सकते हैं कि आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो आपका पोर्टफोलियो ये रेडी है, राइट। उसमें डुप्लीकेसी कम होगी। चलिए, अदर इम्प्लीमेंटेशन इशू क्या हो सकते हैं, जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं जी। अदर इम्प्लीमेंटेशन, देयर आर वेरियस अदर रिस्क प्रोवाइड बिजनेस प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी विच में कॉज विड्रॉल ऑफ ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन। मतलब जिसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन हम रोक सकते हैं या फिर रहने दो, स्टेप पड़ेंगे, छोड़ो। वो क्या है? पहला, लेंथ इम्प्लीमेंटेशन ऑन टाइम। ERP project are lengthy that takes anywhere between 1 to 4 year depending upon the size of the organization। देखो, क्या ERP एक दिन में बन जाता है? वो भाई जो आते हैं ना ERP स्पेशलिस्ट जो बनाने के लिए आते हैं, SAP जैसे मैंने आपको बताया था, SAP इज ए कंपनी जो ERP का बेस्ड काम करती है। क्या एक दिन में वो सॉफ्टवेयर बना जाते हैं? 2 दिन लगते होंगे सर, चलो हफ्ते के अंदर तो काम कर ही जाते होंगे। जी नहीं, लिबर्टी कंपनी जानते हो? लिबर्टी SAP बेस्ड है। क्या एक दिन में बना दिया उन्होंने? नहीं, पहले लिबर्टी को आके समझा, लिबर्टी के डिपार्टमेंट को समझा, लिबर्टी के फंक्शनैलिटी को समझा, लिबर्टी में किस किस तरह की रिपोर्ट जनरेट होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मैनेजमेंट को क्या रिक्वायरमेंट होती है, प्लानिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन वालों को क्या रिक्वायरमेंट, बहुत चीज़ों को उन्होंने क्या किया, पहले समझा, फिर उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, उनका सॉफ्टवेयर जनरेट करके दिया। क्या वो एक दिन में बन गया होगा? नहीं भाई, फॉर्मुलेशन में सॉफ्टवेयर फॉर्मुलेट करते टाइम लगता है, प्रोग्रामिंग करने में टाइम लगता है। उन्होंने जब ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया होगा इनके लिए तो इनमें टाइम लगा होगा, विच मे टेक 1 to 4 years, राइट। टाइम 1 to 4 years, कॉस्टली तभी है बॉस, टाइम भी लगता है, अगलों को टाइम भी देना पड़ता है, समझाना भी है और इम्प्लीमेंट भी करवाने में टाइम लगेगा उनको। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा तो हम क्या कहें, सिर दर्द दिया, साइड में मारो इसको उठा के, इतने में तुम वैसे ना काम कर ले, समझ आएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इतना भी ज़्यादा टाइम ना ले जाए कि हमारे खुद का काम ही रुक जाए। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही
होगी। चलिए फिर देखते हैं आगे। इनसफिशिएंट फंडिंग, 2-4 हज़ार 10,000 की चीज़ थोड़ा यार, टैली थोड़ा ना कि मार्केट सलाह 10,000 की परचेज करके 20,000 की टैली जीएसटी परचेज करके एंट्री करने लगे। भाई जो 1 साल 2 साल तक पूरी कंपनी लगी हुई है, सैप कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने में लगी हुई है, उनके इतने इंजीनियर्स लगे हुए हैं, हाईली स्किल्ड इंजीनियर लगे हुए हैं, जिनकी सैलरी भी 50-50 लाख रुपए का पैकेज है। ऐसे ऐसे 50-50 60-60 लाख रुपए का पैकेज वाले जो इंजीनियर लगा रखे हैं उन्होंने, साल साल तक वो बेचारे लगे रहते हैं कि वो एम ही लगे रहते हैं। बहुत तगड़ी फंडिंग मांगता है ये सॉफ्टवेयर। दैट मीन ईआरपी सॉफ्टवेयर को अगर आपको बनाना है, फॉर्मुलेट करवाना है, तो ऑब्वियस बात है ये सफिशिएंट फंडिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा है। तो अगर इनसफिशिएंट फंडिंग है तो आपको बीच में काम रोकना पड़ सकता है। साल के बाद हो सकता है वो कहेंगे जी पैसे लाओ, 10 करोड़ और लाओ, 5 करोड़ और लाओ। कंपनी के बाढ़ में गया इतना पैसा, छोड़ो, जितना डूबना था वो डूब गया और नहीं डुबाते इसमें। तो ये भी एक रिस्क हो सकता है। एलोकेट नेसेसरी फंड एंड कीप सम मोर फंड फॉर कंटीजेंसी। कंटीजेंसी क्या होता है? AS29 कंटीजेंट लाइबिलिटी, शायद आपको पता होगा। मतलब कंटीजेंसी ऐसी चीज जो हो सकती है, जिसके होने के चांस भी है और नहीं भी हो सकता है। फ्यूचर में मेरे को पैसे जरूरत पड़ जाए, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा साइड पर रखना चाहिए। हो सकता है ये जो इंजीनियर है वो कहेंगे थोड़ा पैसा और चाहिए, तो ऐसे टाइम के लिए मेरे को क्या है, सफिशिएंट फंडिंग मेरे को साइड पे रखनी चाहिए, राइट। डेटा सेफ्टी, डेटा सेफ्टी एज देयर इज ओनली वन सेट ऑफ डेटा, इफ द डेटा इज लॉस्ट होल बिजनेस में कम टू स्टैंड स्टिल। डेटा खत्म तो बिजनेस का आएगा। इसका मतलब क्या है, डेटा सेफ्टी का होना, सिक्योरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, बैकअप अरेंजमेंट, BCP, समझ लो, प्लानिंग करनी होगी। बैकअप, अलग अलग जगह का बैकअप बनाना होगा कि चलो एक जगह अगर डिस्ट्रॉय हो भी जाता है तो मेरा डेटा सेफ रहे। अगर सेफ है तो मैं लॉन्ग टर्म में काम कर सकता हूँ, अगर सेफ नहीं हो तो मेरा काम धज्जियाँ उड़ गई, समझ लो। उसके बाद आता है स्पीड ऑफ ऑपरेशन एज डेटा इज मेंटेन्ड सेंट्रली। मतलब एज डेटा इज मेंटेन्ड सेंट्रली ग्रेजुअली द डेटा साइज बिकम मोर एंड मोर एंड रिड्यूस द स्पीड ऑफ ऑपरेशन। यार एक चीज़ आपने भी ध्यान दी होगी, अगर आपका फ़ोन फॉर एग्जांपल 64 GB का है, 32 GB का है, जितना भी है, जब खाली होता है ना, मतलब पूरा मेमोरी सिर्फ 2-4 GB भरी होती है, स्पीड से पूरा स्पीड से मूव कर रहा होता है। आप एक बार 64 GB का फ़ोन और पूरा भर दो, फिर पता क्या कर रहा, फिर एप्लीकेशन पे क्लिक करना और उसकी अपनी प्रोसेसिंग स्पीड चेक करना। क्लिक किया, पहले वाइट आएगा, वाइट सा पेज ओपन हो जाता है, फिर वाइट के बाद थोड़ा सा ब्लैक होता है, ब्लैक होने के बाद वो डेटा फिर वो लोड होता है उसको। दैट मीन्स कि उसकी प्रोग्रामिंग स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है, वो प्रोसेसर जो थोड़ा स्लो काम करने लग जाता है। यही काम यहाँ ERP में भी तो हो सकता है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आप डेटा उसमें पुट करते जाओगे, धीरे धीरे वो क्या करेगा, ये ना हो कि क्लिक किया और 5 मिनट जाओ ये चाय पी के आओ, उतने में ओपन होने का टाइम लेगा, फिर क्लिक किया 5 मिनट फिर चाय पी के आओ, मतलब वो तो दिन भर चाय पिलाता रहेगा, ऑब्वियस बात है। इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम फेलियर, सॉरी रिड्यूस, इट कैन रिड्यूस द स्पीड ऑफ द ऑपरेशंस, राइट। अगर वो डेली बेस पे डेटा हमारा इंक्रीज होता रहेगा तो रिमूव रिडंडेंट डेटा। भाई जो काम का नहीं है उसको उठा के साइड मारो, बैकअप ले लो। आपने डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, डेटा वेयर हाउस में क्या था जी, जो मेरे काम का नहीं है मैं उठा के साइड पे करता हूँ, ये लो जी मेरा क्या हो गया, रिडंडेंट डेटा मैंने क्या कर दिया, इंप्रूव कर दिया। वेयर हाउसिंग मैंने फैसिलिटी ले रखा है, डेटा वेयर हाउसिंग कर रहा हूँ, राइट। सिस्टम फेलियर, चलिए सिस्टम फेलियर का मतलब क्या हुआ, फेलियर ऑफ द सिस्टम बीइंग सेंट्रलाइज्ड। आपने एक चीज देखा होगा, सेंट्रलाइज्ड डेटा है, डेटा फेल, अगर सिस्टम फेल होता है, कोई भी सिस्टम फेल हो गया हमारा, तो इसका मतलब है सारे का सारा बिजनेस का काम खत्म, रुक जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, सारा डेटा तो एक ही जगह पे है, इसलिए क्या होगा, फेलियर सिस्टम बीइंग सेंट्रलाइज्ड एंड होल बिजनेस में कम टू स्टैंड स्टिल। ओके, नेक्स्ट देखो, हैव द प्रॉपर अपडेटेड बैकअप ऑफ डेटा एज वेल एज अल्टरनेट हार्डवेयर। इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, अल्टरनेट हार्डवेयर, पूरा सेटअप अलग बना के रखूँ। एक PC खराब हो भी जाता है तो कनेक्टिविटी दूसरे से दे देंगे, यस सर नो। यार ये खराब हो गया तो कोई बात नहीं, इसको जब तक ठीक करवाना तब तक हम क्या कर सकते हैं, दूसरे हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं, और बैकअप मेरा उसमें भी जनरेट होता है डेली बेसिस पे। मतलब अगर एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए हार्डवेयर दूसरा सेटअप करके रखता हूँ कि हाँ, अगर बाई चांस मेरा जो डेटा वो उसका मैं बैकअप बना रहा हूँ, और साथ साथ अगर मेरा कोई सिस्टम के अंदर फेलियर हो जाता है तो मैं दूसरे सिस्टम को भी यूटिलाइज कर सकता हूँ, ताकि मेरा काम ना रुके, स्टैंड स्टिल पे ना हो, राइट। देन उसके बाद मैंने क्या किया, डेटा एक्सेस। डेटा एक्सेस मतलब कि स्टोर्ड
centrally and accessed by all the departments which gives rise to the possibility of access to non relevant data. अब एक बात बताओ, बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं हमारे अंदर, क्या हर एक डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन हर एक डिपार्टमेंट को अवेलेबल होनी चाहिए? भाई अगर मेरे फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन अगर हर एक को पता चल गई, इनको पता लगे कि ये तो इतने करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो फिर बहुत रिस्की मैटर है, राइट? मतलब जो इन्फॉर्मेशन जिसको अवेलेबल होनी चाहिए, देखो छोटे लेवल का अगर अकाउंटेंट है उसको कितना होना चाहिए, एंट्रियाँ कर भाई तेरे को, और फालतू मतलब क्या बैलेंस शीट तेरे को क्या मतलब, बैलेंस शीट जो है जो सीनियर मैनेजर है, सीनियर फाइनेंस मैनेजर है, वो अपने आप देखेगा, CFO है वो देखेगा। मतलब कि मेरे को कंट्रोल सेटअप करने होंगे ERP के अंदर भी, हर एक को सारा डेटा अवेलेबल ना हो, जिसके लिए जो रेलेवेंट डेटा है सिर्फ उसको वही अवेलेबल हो। शायद मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। एंड एक्सेस राइट नीड टू बी डिफाइंड, नीड टू नो एंड नीड टू डू बेस ओनली। भाई ये बता तेरे को कितनी जरूरत है, उतना ही तेरे को देंगे, उतनी ही तेरे को एक्सेस मिलेगी। हाँ अगर तेरे को डेटा की जरूरत है तेरे को पहले क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी अपने सीनियर से। अगर तेरे को सीनियर परमिशन देता है तो ही तू उसको क्या कर पाएगा, आगे फर्दर मूव कर पाएगा, राइट? चलिए इसके ऊपर मैं आपको एक और बता देता हूँ। आप बैंक में गए होगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है बैंक में गए, तो वहाँ पर एक ना वो आप कभी कैशियर के पास गए हो चेक लेके, 5-7 हज़ार रुपये 10 हज़ार का चेक होता है ना, कैशियर उठा के अपने आप कैश कर देता है चेक लेके गए 2 लाख का। कैशियर क्या कहेगा, जी मेरी औकात नहीं है 2 लाख की अपने आप कैश करना, चेक को कैश नहीं कर सकता मैं काउंटर पे। वो क्या कहेगा, ऐसे करो टोकन लेके आओ। बट टोकन का मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ उसको वो चाहिए, क्या नाम है, एक होता ना कि ब्रास का होता है टोकन बना होता है, आपने कहीं नोट किया हो, तो वो टोकन वो कॉइन सा लेके आना मतलब नहीं है। कॉइन का मतलब है कि वो रिस्पॉन्स अपने अथॉरिटी मांग रहा है, किससे, मैनेजर से। वो कहते हैं जी मैनेजर साहब के पास चले जाओ, वो अप्रूवल देते हैं सॉफ्टवेयर में ही, वो अप्रूवल में सॉफ्टवेयर में जाके अप्रूव कर देते हैं, ओके हाँ भाई ये मैंने सारे चेक कर लिया है, ये बंदा ओरिजिनल है, इसी के साइन है, सब कुछ ओके है। वो वहाँ पर सॉफ्टवेयर में ओके करता है, फिर वो उसको जाके, क्योंकि वो उसकी अथॉरिटी में नहीं था, वो ओपन ही नहीं हो पाएगा 2 लाख से ऊपर का चेक का। जैसे ही वो मैनेजर उसको ओके कर देता है ना, अब वो जो जब कैशियर के पास जाएंगे तो वो कैशियर क्या कर सकता है, अब उसके सामने ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स, यस नाउ यू कैन मेक पेमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, पेमेंट उसको भी क्या कर रखी है, एक अथॉरिटी डिफाइन की हुई है, राइट? कि यहाँ पर कंट्रोल सेटअप ने क्या किया कि तेरे को कितना एक्सेस है उतना ही तेरे को हम क्या देंगे, राइट देंगे कि हाँ तू कर सकता है एक्सेस। क्लियर है? आई थिंक उसके बाद ये हमारे 4th था अदर, एंड लास्ट इज पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इशू। क्या हो सकते हैं जरा देखना यार, इंप्लीमेंट हो भी गया, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ERP मेंटेनेंस स्टार्ट्स, मैनेजमेंट यूजर कमिटमेंट should not be limited to the implementation phase only, but it should be continued during operations and maintenance as well. There may be various post implementation issues discussed below, right? Lifelong commitment चाहिए भाई, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हूँ, बिजनेस मेरा इसी के ऊपर है। अगर लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट ना लेगी तो बीच में अगर कहीं ये धोखा देगा तो मेरा तो काम खत्म हो गया बॉस। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिस्क बहुत तगड़ा है मेरा। क्या पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या रहेगा, देयर इज always need of adding new module, training and new staff, introducing new technologies। यार न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहती है, क्या मेरे को न्यू उसमें लानी नहीं होंगी, लानी होंगी। दूसरी चीज़, स्टाफ नया आएगा तो उसको सिखाना नहीं होएगा, सिखाना होगा मेरे को। तो ERP जिसका मैंने अगर सैप का लिया हुआ है तो मेरे को उससे 100% कमिटमेंट चाहिए। बेटे तू 24 घंटे मेरे साथ है, 24/7 12 महीने तू मेरे साथ रहेगा, तेरी कमिटमेंट मेरे को चाहिए। कल को कोई दिक्कत आती है तू मेरे को चाहिए। दैट मीन्स कि अगर कोई नया मॉड्यूल ऐड करना पड़ा तो तू मेरे को चाहिए। मेरे को कोई स्टाफ को अगर न्यू स्टाफ को अगर तूने ट्रेनिंग देनी मेरे को तू चाहिए। उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी अगर कोई आती है तो टेक्नोलॉजी इंसर्ट कर मेरे को तू चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, बड़े तेज हो, हमें रखना होगा। ओके तो लगा लीजिए हेडफोन्स, ये लगा भी लिए। आओ, देयर शुड बी स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी बाय मैनेजमेंट एंड यूजर ऑफ द सिस्टम। ऑब्वियस बात है, तो कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी हमारे पास चाहिए यहाँ पर। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर एक चीज देखा हमने, एक टॉपिक अभी खत्म किया, कौन सा, IT रिस्क के बारे में, राइट? जो हमने ERP इम्प्लीमेंटेशन रिस्क एंड उसके कंट्रोल के बारे में हमने ये पढ़ा।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो इसके अंदर चेंज आया, तो हमने इसमें वेरियस मॉड्यूल्स, आपने याद होंगे आपको कि कंट्रोलिंग मॉड्यूल था, प्लांट मॉड्यूल था, अच्छा इसके अलावा बहुत सारे एचआर मॉड्यूल था, हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स पढ़े थे, अकाउंट फाइनेंस मॉड्यूल था हमारा। तो सर क्या सारे चेंज हो गए क्या? पर नहीं भाई, सारे चेंज नहीं हुए। हाँ, कुछ के अंदर क्या हो गया कि थोड़ा सा उसको ना एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। सर मीनिंग चेंज हो गया क्या? नहीं, मीनिंग भी नहीं चेंज हुआ, मीनिंग भी वही है। हाँ, कुछ कुछ जो टर्मिनोलॉजी हैं या कुछ टर्म्स हैं कुछ एक्स्ट्रा आ गई हैं साथ में, तो आपको बस वो पढ़ना होगा, राइट। कंट्रोलिंग मॉड्यूल है, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आया, राइट। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ आपको। कंट्रोलिंग बाद प्रोडक्शन मॉड्यूल है जो, उसके अंदर थोड़ा सा उन्होंने वर्ड्स एक्स्ट्रा लेके आए हैं। ओके, थर्ड क्वालिटी मॉड्यूल है, एंड फोर्थ प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल है ये हमारा, राइट। और लास्ट में आ गया बिजनेस इंटेलिजेंस। ये हमारे 4-5 टॉपिक्स हैं जो अभी हमने पढ़ने हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक कौन सा आता है? सबसे पहला टॉपिक हमारा कंट्रोलिंग मॉड्यूल का। देखो कंट्रोलिंग मॉड्यूल हमने शायद अपने ध्यान दिया होगा, सभी के सभी मॉड्यूल्स को आपस में जो कंट्रोल करने का काम था, जिनके ऊपर मतलब शिकंजा कसने का काम कौन करता था? कंट्रोलिंग मॉड्यूल यही था जो 2 एलिमेंट्स के ऊपर काम करता था। कौन कौन से? कॉस्ट के ऊपर और रिवेन्यू के ऊपर। मतलब मेरी कॉस्ट तो क्या होनी चाहिए जी? मिनिमाइज होनी चाहिए। मतलब जो कह रहा है ना, ये कहता है मेरी कॉस्ट को तो मिनिमाइज करना है, रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। ये कौन था? ये 2 टॉपिक, ये 2 एलिमेंट्स के ऊपर काम करता था। कौन सा? कंट्रोलिंग मॉड्यूल। दैट मीन्स कि मॉड्यूल facilitating, coordinating and monitoring, optimizing all the processes in the organization. It controls the business flow of the organization. सर का चेंज आया? अबे कुछ नहीं चेंज आया, मीनिंग वही है। हाँ, थोड़ा सा एफ के एलिमेंट बढ़ा दिया और कुछ नहीं, हम उसको और थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, और ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं है। हालांकि इसमें चेंजेस थोड़ा बहुत आया था, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ही दोबारा से लिख दिया इसका, कंट्रोलिंग मॉड्यूल का। उसमें बहुत ही माइनर सा चेंज आया था, इसलिए मैंने पूरा ये आपका कॉन्सेप्ट ही नया लिख दिया इसके अंदर, राइट। उसके अंदर देखो इसके अंदर क्या है? द मॉड्यूल हेल्प्स इन एनालाइजिंग द एक्चुअल फिगर्स विद द प्लान डेटा एंड द प्लानिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज। 2 kinds of elements are managed in controlling: cost element, revenue element, and these elements are stored in financial accounting module. ये दोनों कहाँ पर होते हैं? कॉस्ट और एलिमेंट के ऊपर ये काम करता होता है, और ये दोनों कहाँ पर होते हैं? फाइनेंसिंग अकाउंटिंग मॉड्यूल में होते हैं। कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, देखो कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, द कॉस्ट एलिमेंट्स आर द बेसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो कॉस्ट अकाउंटेंट जो हमारे होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है यार, अपने कंपनीज एक्ट भी पढ़ के आए होगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में। तो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग आपको पता 148 सेक्शन आया हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग के ऊपर। तो कॉस्ट एलिमेंट, अगर उसको भाई कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है तो उसको सारे कॉस्ट एलिमेंट्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनसे कॉस्ट अफेक्ट होती है, बढ़ सकती है या घट सकती है, वो कौन देगा? ये रहा। The cost element are the basis of the cost account and enable the user the ability to display cost of each account and that have been assigned the cost element to the cost center internal order. देखो अगर मेरे पास सारे एलिमेंट हैं और उनके सेपरेट सबकी अपनी अपनी कॉस्ट लिखी हो, ये कॉस्ट अकाउंटेंट के लिए हेल्प नहीं हो जाएगी? डेफिनेटली बहुत बड़ी हेल्प होगी भाई। अगले की सिरदर्दी बहुत कम हो रही है। सोच के देखो, हर एक कॉस्ट एलिमेंट जो जो कॉस्ट को अफेक्ट कर सकते हैं और हर एक की कॉस्ट सेपरेट लिखी हो, मेंशन हुई हो, तो ये हेल्प करेगा कॉस्ट अकाउंटेंट को। तो ये काम कौन करके देगा जी? हमारा जो कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग, ये जो मॉड्यूल है ना कंट्रोलिंग मॉड्यूल, ये करके देगा जी हमें। सेकंड, कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, द कंपोनेंट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन द कॉस्ट इंकर्ड बाय द बिजनेस एंड कॉस्ट सेंटर कैन बी क्रिएटेड फॉर द फंक्शनल एरिया। मतलब हर एक डिपार्टमेंट का फंक्शनल बेसिस पे, मार्केटिंग वाले ने कितना खर्चा किया, परचेज वाले ने कितना खर्चा किया, ह्यूमन रिसोर्स वाले ने कितनी कॉस्ट है, मतलब एम्प्लॉयज़ के ऊपर कितनी कॉस्ट खर्चा कर रहा है, फाइनेंस वाले की कितनी कॉस्ट है, हर एक की सेपरेट कॉस्ट हमको प्रोवाइड करके देगा। कौन सा? ए वाला, कॉस्ट सेंटर बेसिस पे। क्लियर है मेरी बात? कंट्रोलिंग मॉड्यूल। थर्ड, एक्टिविटी बेस्ड, एबीसी अकाउंटिंग आपने की है? एबीसी एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग। एबीसी कॉस्टिंग आपने पढ़ी होगी जरूर। अगर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग आपने पढ़ लिया है तो आपने उसमें जरूर एबीसी कॉस्टिंग के बारे में भी आपने इन्फॉर्मेशन होगी कि दिस कंपोनेंट हैव्स टू एनालाइज क्रॉस डिपार्टमेंटल बिजनेस प्रोसेसेस एंड अलाउ द प्रोसेस ओरिएंटेड एंड क्रॉस फंक्शनल व्यू ऑफ कॉस्ट सेंटर्स। दैट मीन्स कि इससे अगले पे पहले देखो फर्स्ट प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड, देन थर्ड, तो इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई है, सेकंड प्रोसेस पे कितनी कॉस्ट आई है, थर्ड प्रोसेस पे कितनी कॉस्ट आई है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस के ऊपर मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट निकाल सकता हूँ कि अगर एक ही प्रोडक्ट को मैं डेवलप कर रहा हूँ
उसकी वेरियस प्रोसेसेस हैं। तो इन ईच एंड एवरी प्रोसेस में कितनी कितनी कॉस्ट इंकर्ड कर रहा हूँ, क्या मैं उसके बेनिफिट क्या निकाल सकता हूँ? कंट्रोलिंग मॉड्यूल है ना बेटा, वो ला के देगा, वो बताएगा आपको कितनी कितनी प्रोसेस, इस प्रोसेस पे कितनी कॉस्ट हो रही है, इस प्रोसेस पे कितनी कॉस्ट हो रही है। इसको मिनिमाइज करने के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट अपना दिमाग लगाएगा। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट, इंटरनल ऑर्डर। इंटरनल ऑर्डर आप जानते हो? इंटरनल ऑर्डर प्रोवाइड्स ए मीन्स ऑफ ट्रैकिंग कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक जॉब। इस जॉब की कितनी कॉस्ट है, सर्विस और टास्क। इट अलाउज मैनेजमेंट द एबिलिटी टू रिव्यू इंटरनल ऑर्डर एक्टिविटी फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। मिनिमाइज करने के लिए इंटरनली की पर एक्टिविटी मेरी कितनी कॉस्ट है, उसके लिए डिसीजन लेना, वो उसके लिए मेरे को मैनेजमेंट ये हेल्प करेगा। प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, प्रोडक्ट की कॉस्ट अभी मैंने आपको बताया, डिसीजन लेना होगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, तो ऑब्वियस बात है, तो ये कंट्रोलिंग मॉड्यूल है, मेरे को इसमें हेल्प करने वाला है, क्योंकि मेरे को ईच एंड एवरी एक्टिविटी के बारे में, एवरी प्रोसेस के बारे में, उस सब की कॉस्ट ये प्रोवाइड करवा रहा है कंट्रोलिंग मॉड्यूल। तो हमने क्या बात की थी, कंट्रोलिंग मॉड्यूल मेनली दो एस्पेक्ट पे काम करता है। कौन सा? कॉस्ट पे और रिवेन्यू पे। कॉस्ट मिनिमाइज करने में हेल्प करेगा, रिवेन्यू मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगा, राइट। देन नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, यार ऑब्वियस बात है, रिवेन्यू मैक्सिमाइज करनी, कॉस्ट कम करेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी मेरी क्या होगा, एनालाइज करेगा। प्रॉफिट मेरा कम हो रहा है, प्रॉफिट मेरा ज्यादा हो रहा है, ये कंट्रोलिंग मॉड्यूल मेरे को करके देगा। एंड लास्ट इज प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग। द कंपोनेंट इवेल्युएट्स द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट एरिया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ, ये देखना। एक होता है कि मैं प्रोसेस वाइज चेक करूँ, भाई इस प्रोसेस में मेरे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इस प्रॉफिट में अगर मैं, ऑब्वियस बात है, इस प्रोसेस के बाद मेरा रिवेन्यू इतना जनरेट हुआ और इस प्रोसेस के बाद मेरी कॉस्ट इतनी जनरेट हुई, मतलब पर प्रोसेस अगर मैं कहूँ कॉस्ट और जो रिवेन्यू दोनों को एनालाइज करके मेरे को अगर ये रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है किस चीज़ की, कि वेदर इन इंडिविजुअली मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ। अगर किसी में लॉस में हूँ तो क्यों ना उसके ऊपर कुछ काम किया जाए ताकि उसको मैं प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकूँ। तो ये कंट्रोलिंग मॉड्यूल ही है जो मेरे को ऐसा करके दे सकता है, राइट। ओके, सो द नेक्स्ट इज प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल। प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल इज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजर्स। ओके, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल is designed specifically for production planning and management. This module, like other, also consists of configuration, master data and transactions. master data आपको पता क्या था? क्या master data रोज रोज चेंज होता है? ना, वो तो एक ही बार अपडेट होता है। हाँ, ट्रांजेक्शन्स तो डेली बेस पे होती है, राइट। ट्रांजेक्शन डेटा और मास्टर डेटा में आपको डिफरेंस, आई थिंक सेकंड चैप्टर आपने बहुत अच्छे से किया है तो आपको पता ही होगा। तो इट कोलैबोरेट्स विद मास्टर डेटा, एसओपी, डीआरपी डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, राइट, MRP capacity planning and the production planning and production planning, and these discussed in the table as below. Master data, this include the material का master data, work center, routine, bill material, ये सारा इसके अंदर हमने प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर हमने न्यू करना है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर देखा SOP, सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग, एबिलिटी टू फोरकास्ट एंड प्रोडक्शन प्लान बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल करंट एंड फ्यूचर डेटा, राइट। प्रोडक्शन प्लानिंग करने के टाइम पे यार प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है, मेरे को किन किन चीज़ों पे ध्यान देना होगा यार। बेसिक सी चीज़ें देखो, तो मास्टर डेटा, मेरे को मास्टर डेटा कौन कौन सा मास्टर डेटा प्लान करना पड़ सकता है और बनाना पड़ सकता है। सेकेंडली SOP, सेल्स की ऑपरेशन जो मेरे हैं, सेल्स के ऑपरेशन करते टाइम को फोरकास्ट करते हैं कि फ्यूचर में कितनी सेल आने वाली है। ऑब्वियस बात है, अभी गर्मियाँ चल रही हैं, मैं कहता हूँ यार सर्दियों में सोचना, कंबल वगैरह हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा बनते हैं, राइट। सर्दियाँ बहुत है, ब्लैंकेट्स बनते हैं, रजाइयाँ बनती हैं, उसकी प्लानिंग अभी से करनी होती है ना कि कितनी प्रोडक्शन करें कि हमारे इतना माल सेल हो जाएगा, इतनी प्लान हमारा ऑर्डर्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये SOP का काम भी तो प्रोडक्शन प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये भी ध्यान में रखना होगा। देन DRP, एक ये एलिमेंट हो गया। DRP क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लानिंग। ये इसका मतलब क्या हो गया, अलाउज कंपनी द एबिलिटी टू प्लान फॉर द डिमांड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे को इसके भी प्लानिंग करनी होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन, आपने कभी देखा होगा डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे ब्रिटानिया डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो होलसेल में क्या करते हैं कि एक पूरे एरिया, जैसे एक शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, वो होलसेल पे परचेज करता है ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया कंपनी किसको सेल करती है? डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करती है। वो डिस्ट्रीब्यूटर वेरियस जो शॉप्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, उनको जाकर क्या करता है, सेल करता है। तो इसका मतलब अगर हमने प्लानिंग करनी है प्रोडक्शन की,
तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन की भी प्लानिंग करनी होगी, डीआरपी के ऊपर भी काम करना होगा कंपनी को। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्स प्लानिंग, एबिलिटी टू प्लान डिमांड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, इसके ऊपर मेरे को ध्यान देना होगा। प्रोडक्शन प्लानिंग, दिस इंक्लूड मटेरियल फोरकास्टिंग, डिमांड मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड द मटेरियल प्रोडक्शन शेड्यूल। एंड एमआरपी, material requirement planning, relieve the demand and supply element with the calculation parameter to calculate net requirement from the planning run. थर्ड नेक्स्ट इज कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि अगर मैं 100% कर रहा हूँ तो कोई ये ना हो कि आइडल हो जाए। आइडल का मतलब क्या, खाली, राइट। अगर मैं 100% अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने लेबर भी लगाई है या मैंने मशीन लगाई है, मशीन अगर मैं पूरी तरह से यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मैं इसको अंडर यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो कैपेसिटी यूटिलाइज पूरी तरह से हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरे को उसके ऊपर भी पूरा ध्यान देना है। एंड द प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग ऑल टाइम वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ कंपोनेंट एंड मटेरियल डिटरमाइन द प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट सेट करने के लिए मेरे को पहले चेक करना होगा, मेरे को वेरियस जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ध्यान से चेक करना होगा, राइट। देन हमने क्या, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल का होता है इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है यार, प्रोडक्शन प्लानिंग कैसे होगी, पहले जो हमारा स्टोर्स होते हैं वहाँ से क्या होता है, इशू होता है मटेरियल। फिर वो मटेरियल इशू होने के बाद कन्वर्ट होता है किसमें, WIP में, वर्क इन प्रोसेस, राइट। उसके बाद कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स बनती है। देन स्टॉक ट्रांसफर टू द गोडाउन, वो गोडाउन में रखा जाता है, वो फिर गोडाउन में धीरे धीरे वहाँ से क्या होता है, सेल होता रहेगा। ये हमारी क्या प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल होता है, इसी तरह से ये वर्क करता होता है, राइट। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है क्वालिटी मैनेजमेंट, राइट। इसके अंदर ना क्वालिटी मैनेजमेंट बाकी सारा सेम है, आपको ये 4 पॉइंट है ना जो, ये जरा ध्यान से देखने हैं, ये 4 न्यू पॉइंट ऐड ऑन हुए हैं, तो इसको जरा ध्यान दें। मीनिंग तो वही है क्वालिटी मैनेजमेंट का। ये हमको मॉड्यूल देखो, ERP के अंदर ये क्वालिटी मैनेजमेंट का मॉड्यूल होता है, जिसके अंदर हमने स्टैंडर्ड्स पढ़ा था कि एज पर स्टैंडर्ड्स क्या हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये मेरी क्वालिटी सेट करना, राइट। Quality management module helps the management to quality of the product across the process of the organization. This quality management module helps the organization to accelerate their business by adopting structure and functional way of managing quality in different processes. हर एक प्रोसेस की क्वालिटी मेरी क्या होनी चाहिए, अप टू मार्क होनी चाहिए। देन क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल कोलैबोरेट्स द प्रोक्योरमेंट and sales and production maintenance and inspection, notification control, audit management and so on. That means ये quality management module ही है जो help करता है quality और quality and assurance audit जो होती है हमारी, उसके अंदर कि ये उसको क्वालिफाई कर पाए। अगर ये क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल अगर मेरे को कोई क्वालिटी में अगर कम होता है तो ये क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देगा माल को, राइट। तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरे को क्या चीज़ें ध्यान देनी होगी, इस मॉड्यूल में मेरे को क्या क्या चीज़ें इंटीग्रेट करनी चाहिए। मतलब अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ERP के अंदर एक मॉड्यूल है जो किसको चेक कर रहा है, सिर्फ क्वालिटी को अश्योर कर रहा है। वो किन 4 चीज़ों पे काम करेगा। फर्स्ट इज क्वालिटी प्लानिंग। भाई क्वालिटी की प्लानिंग, पहले ऑब्वियस बात है, अगर मैं प्लान ही नहीं करूँगा कि मेरी क्वालिटी किस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, तो मैं उसको कंपेयर कैसे कर सकता हूँ। इसका मतलब मेरे को पहले नंबर पर तो प्लानिंग करनी होगी ना कि मेरी क्वालिटी इस लेवल की होनी चाहिए, कम से कम ये लेवल मैं अचीव करूंगा तभी मैं कहूँगा कि इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री, कि मैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेच पाऊंगा, तभी कि मेरा नाम खराब ना हो, राइट, गुडविल खराब ना हो। क्वालिटी प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड द प्रोडक्शन एक्टिविटी टू अचीव द गोल्स ऑफ द मीटिंग एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट इन द टाइम विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज। सेकेंड, क्वालिटी कंट्रोल। कंट्रोल क्या हुआ, चेकिंग एंड मॉनिटरिंग, टाइम टू टाइम चेक करना और उसको मॉनिटर करना प्रोसेसेस को। प्रोडक्ट इन्वेंशन और द प्रिवेंटिंग नॉन कन्फर्मिंग मटेरियल फ्रॉम द गोइंग टू द कस्टमर। ऐसा ना हो कि ये हमने कन्फर्म नहीं किया, क्योंकि जो सीनियर क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजर होंगे वो उसको क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे, किसमें, मॉड्यूल में। अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया क्वालिटी को, तो इसका मतलब क्या, मॉड्यूल ने क्या कर दिया, कंट्रोल सेटअप किया हुआ है कि हाँ ये क्या था, क्वालिटी कंट्रोल उन्होंने सेटअप कर रखा था। उस कंट्रोल में क्या है, अगर सीनियर मैनेजर उसको अप्रूव करता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अब कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब लिखा है ना कि कन्फर्मिंग मटेरियल टू द कस्टमर। अगर ये नॉन कन्फर्मिंग होएगा तो फिर ये पहुंच गया और वो अगर माल खराब हुआ तो हमारी गुडविल खराब हो सकती है। इसका मतलब क्या हो गया, ये मॉड्यूल क्वालिटी कंट्रोल मॉड्यूल जो है, ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल है, ये किसके अंदर होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर आएगा। तो इसका काम क्या होगा, मॉनिटर करना, राइट, कैसी होगी है। क्वालिटी अश्योरेंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन द आइडेंटिफाइंग वेरियस प्रोसेसेस देयर
इंटरेक्शन एंड द सीक्वेंस, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोसेस एंड आइडेंटिफाइंग द की रिजल्ट। देखो एक चीज़ है, अश्योरेंस का मतलब क्या होगा, हम अश्योर हैं कि ये स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर रहा है, समझ रहे हो। दैट मीन्स पहले नंबर पे मैंने क्या किया, उसको स्टैंडर्ड सेटअप किए, अपने जो पीपल हैं जो काम कर रहे हैं जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हैं उनको क्या कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि हमारा स्टैंडर्ड ये है, ये क्वालिटी स्टैंडर्ड है और हमें इस स्टैंडर्ड के ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाना है। इसके लिए मेरे को क्या प्रोवाइड होगा, क्वालिटी एश्योरेंस, जो क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको क्या करना होगा, एजुकेट करना होगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी होगी हमारे पीपल्स को। इसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, एस्टैब्लिशिंग द प्रोसीजर फॉर गेटिंग रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर मेरे को रिजल्ट तक पहुंचने कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंटिंग द प्रोसीजर, पहले डॉक्यूमेंट करो। सेकंड, एजुकेटिंग द पीपल, मैंने उनको एजुकेट किया, इंप्लीमेंट किया करते हुए। देन प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस दी है कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। एंड मॉनिटर, देन आफ्टर दैट हम उसको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे परफॉर्मेंस का, सुटेबल एक्शन। और अगर कोई डेविएशन हुआ, मतलब अगर को दिखा कि यार ये स्टैंडर्ड हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं, तो मेरे को क्या करना चाहिए, कोई ना कोई साथ के साथ मेरे को एक्शन, सुटेबल एक्शन मेरे को लेने होंगे, राइट। देन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। देखो एक बात है, जापान का एक बंदा था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ है, उसने थ्योरी एक दी थी कि यू कैन नॉट बी परफेक्ट, मतलब यू कैन नॉट बी अश्योर्ड दैट यू आर 100% परफेक्ट, बट आप क्या कर सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो। दैट मीन देयर इज ऑलवेज चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट। आप इंप्रूव कर सकते हो, आप जहां पर भी हो, आप ये नहीं कह सकते दिस इज द परफेक्ट, आप उसमें भी क्या कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। यही चीज़ है यहाँ पर क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर उन्होंने डाला है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। द कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन आर कंटिन्यूसली चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, एम्बिशियस एंड डिमिनिशिंग कंपटीशन। कस्टमर ये क्या होगा, इंप्रूवमेंट की हमारे पास क्या आ रहा है, न्यू एक होता है ना, गुंजाइश बन रही है कि एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ ऑल्सो क्वालिटी वाइज। आज से पहले जो क्वालिटी कपड़ों की आती थी, आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले, आई डोंट थिंक आप कोई सेम लगती होगी। अगर आपने पुराने कपड़े आपके पास पड़े होंगे और आज की आप अपने अपने कपड़े देखेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पर क्या एक इम्प्रूवमेंट का हमको बेस दिखा कि हाँ इम्प्रूव करते जा रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही हैं। क्लियर है। एंड उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, ये प्लान क्वालिटी के ऊपर इन्होंने दिया हुआ है, ये प्लान क्वालिटी। देन उसके बाद क्या, परफॉर्मेंस क्वालिटी एश्योरेंस, परफॉर्मेंस क्वालिटी कंट्रोल एंड इंटीग्रेट। इन सबको आपस में क्या करना होगा, इंटीग्रेट भी करना होगा, तभी हमारा क्या होगा, मॉड्यूल रेडी होगा, राइट। नेक्स्ट वन, इसके बाद हमने एक चीज़ देखा, क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड द फॉलोइंग। ये प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें क्या होगा, मास्टर डेटा, सेट क्वालिटी टारगेट। ये प्रोसेस को ध्यान से देखना, पहले मास्टर डेटा रेडी किया, देन क्वालिटी टारगेट टू बी मेट, उसको क्वालिटी टारगेट सेट किए, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान इज प्रिपेयर्ड, वो प्लान हमने रेडी किया, डिफाइन हाउ दोज क्वालिटी टारगेट है, उनको किस तरह पहुंचना हमने डॉक्यूमेंट किया, एंड टेक एक्शन नीडेड टू बी मेजर क्वालिटी, फिर हमने उसको मॉनिटर किया और उसको मेजर किया। आइडेंटिफाई क्वालिटी इशू, हमें पता लगा कि ये डेविएशंस आ चुकी हैं, कमियां आ चुकी हैं। इन केस ऑफ एनी चेंज इज नीडेड, हमने उसको चेंज भेजा, रिक्वायर्ड सेंड किया, एंड रिपोर्ट द ओवरऑल लेवल ऑफ क्वांटिटी अचीव्ड एंड क्वालिटी चेक इज मल्टीपल पॉइंट। टाइम टू टाइम उसको हम क्या करेंगे, क्वालिटी चेक उसको लगाते रहेंगे। दिस इज दी प्रोसेस जिसको हमने ध्यान से पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट वन, अगर मैं आगे चलूं, प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। प्लांट मेंटेनेंस, यार एक बात बताओ, मेरी बाइक और मेरे पापा की बाइक, हालांकि पापा की बाइक थोड़ी सी ओल्ड है और मेरी बाइक न्यू है, लेकिन 2-3 साल के बाद ना मेरे चलाने के स्टाइल की वजह से मेरे पापा की बाइक मुझसे अच्छी लगने लगेगी। क्यों कटारा, हमारे मम्मी पापा जो होते हैं ना वो मेंटेन करते हैं चीज़ों को बहुत अच्छे से। वो कहते बेटा संभाला करो चीज़ों को। आपने बड़ा लेक्चर भी सुना होगा मम्मी पापा से, और लेक्चर ही एक्चुअली लगता है उस टाइम पे, क्योंकि हमारी एज आती है तो यार बहुत हो गया, मत बोला, इतना ना बोला करो यार। वो बार बार बोलते हैं तुम संभालते नहीं अपनी चीज़ों को, तोड़ते रहते हो, इतना केयर नहीं करते हो। और जो केयर करते हैं उनकी चीज़ें ज़्यादा लंबे टाइम तक चलती हैं, ये भी बात सच है। अगर मैं केयर नहीं करूँगा तो खटारा हो जाएगी बाइक बहुत जल्दी, राइट। अगर मेरे बिजनेस के अंदर प्लांट्स हैं, अगर मेरा प्लांट खटारा हो गया जल्दी, समझ लेना ध्यान से, मेरा प्लांट खटारा हो गया जल्दी,
तो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स मेरे को दोबारा से करनी पड़ेंगी, डेप्रिसिएशन कॉस्ट मेरी बहुत ज़्यादा होती जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई प्लांट्स। और इस प्लांट का टेक केयर करने के लिए क्यों ना ERP मॉड्यूल हम एक रेडी करें, वो ऑन टाइम मेरे को बता दे भाई टाइम हो चुका है। चलिए आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ। आपके घर में RO सिस्टम होगा जरूर, पानी का RO सिस्टम, ये एक्वागार्ड वगैरह जो लगा के जाते हैं। आपने कभी चेक किया 3 महीने या 2 महीने 3 महीने होते हैं, ये बंदे ना अपने आप जाके वो आ जाते हैं भागे भागे, सर सर्विस का टाइम हो गया, वो हमने ना फ़िल्टर चेंज करना है इसका, सर ये ना आपका ये चेंज होना है। हमने कहा यार एक बात बता, मैंने तेरे को बोला चेंज करने के लिए, मैंने फ़ोन किया, कहा नहीं सर हमारे रिकॉर्ड में हम अपने वहाँ पर लिख देते हैं कि इस कस्टमर के आज हम सर्विस करके आए हैं और 3 महीने के बाद करनी है। दैट मीन्स कि उन्होंने चाहे सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो, चाहे वो किसी नोटबुक में लिखते हो, चाहे कुछ भी करते हो, उन्होंने एक सिस्टम जनरेट कर रखा है अपने पास कि जो उसको ऑटोमेटिकली रिमाइंड करता है कि हाँ 2 से 3 महीने बाद हमने इनका जाके क्या करना है, सर्विस करनी है। नहीं तो क्या ये जो एक्वागार्ड है ये लंबे टाइम तक काम करेगा, ये ख़राब हो जाएगा, सर्विस टाइम पे नहीं हो पाएगी। आपने कभी कार सर्विस करवाने के लिए गए हैं तो आपको याद होगा कि कार के शीशे पे एक पर्ची लगा देते हैं कॉर्नर पे, उस पर डेट लिख देते हैं कि आज सर्विस की है, नेक्स्ट ड्यू डेट, अगली सर्विस कब करनी है, ताकि रिमाइंड रहता है। और ऐसी एक पर्ची वो अपने पास भी रखते हैं कि हाँ अगली बार उनको रिमाइंड करवाते हैं, फ़ोन करते हैं सर आपकी सर्विस ड्यू होगी। ये क्या हो गया, मैसेज आया था। लाइक मेरे पास सुजुकी की बाइक है, तो मैं सुजुकी की सर्विस करवाने जाता हूँ ना, तो 3-4 महीने के बाद एक ड्यू डेट पे मैसेज अपने आप आ जाता है, आपकी बाइक की सर्विस ड्यू है, प्लीज़ कम एट सर्विस सेंटर। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या वो मैसेज किसी इंसान ने भेजा है? नहीं जी नहीं, उसका एक मॉड्यूल उन्होंने ही बना रखा है सॉफ्टवेयर कि उसमें बाइक का नंबर डला हुआ है, मेरी बाइक का नंबर है, उस नंबर के अकॉर्डिंग वो मैसेज ऑटोमेटिकली मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आ जाता है कि आपकी ड्यू हो गई है। क्या यही चीज़ प्लांट मॉड्यूल नहीं करवा रहा है, मेंटेनेंस मॉड्यूल? यस, मेरे को भी करना होगा। मेरे इतने सारे मशीन्स हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं, अलग अलग मेरे को अलग अलग टाइप की मशीन है, अलग अलग लोगों से मैंने वेंडर्स से मैंने हेल्प ले रखी है। तो मैं ऑटोमेटिकली मेरा वो मॉड्यूल मेरे जो इंजीनियर्स हैं उनको मैसेज भेजते रहेंगे, आज इसकी सर्विस ड्यू हो गई है, आज इसकी सर्विस ड्यू हो गई है, आज प्लीज़ इसकी सर्विस करके आएँ। इसका सीधे शब्दों में मतलब क्या हुआ, आपका प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल आपको बहुत हेल्प करता है ताकि आपके असेट्स सेफगार्ड रहे, राइट। दिस इज द फंक्शनल मॉड्यूल हैंडल्स द मेंटेनिंग एंड द इक्विपमेंट एंड द एनेबल एफिशिएंट प्लानिंग एंड प्रोडक्शन, जनरेट शेड्यूल एंड एप्लीकेशन कंपोनेंट, प्रोवाइड विद योर कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर ऑल मेंटेनेंस एक्टिविटी दैट परफॉर्म्ड विद इन द कंपनी and it support cost efficient maintenance method such a risk based maintenance or preventive method। that means preventive होता है भाई, prevention is better than cure। भाई टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, उससे पहले खुद ठीक कर लेना ज़्यादा अच्छा नहीं है, कॉस्ट भी कम लगेगी, राइट। किसी चीज़ को ख़राब होने के बाद ठीक करेंगे तो एक ऑब्वियस बात है कि वो ज़्यादा दिक्कत होएगी, ज़्यादा पैसे भी लगेंगे। उसको पहले ही ठीक कर लो, उसकी टाइम टू टाइम हम क्या कर सकते हैं, उसकी कंट्रोल रखेंगे उसके ऊपर, दैट मीन्स को टाइम टाइम सर्विस रखेंगे उसकी। तो प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव टारगेट प्लानिंग एंड पावरफुल वर्क मैनेजमेंट। ओके, देन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया इसका, ध्यान से समझना। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल क्या होगा, टू अचीव मिनिमम ब्रेकडाउन। देखो वर्ड्स मेन में ध्यान रखना, मिनिमम ब्रेकडाउन, मिनिमाइज ब्रेकडाउन, मेमोरेट, राइट। उसके बाद क्या हो गया, ऑप्टिमाइज कैपेसिटी विदाउट एनी इंटरप्शन हिंड्रेंस, ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, पूरी तरह से कैपेसिटी में उसकी यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ये ना हो, कई बार होता है कि हम 2 महीने बाद सर्विस करवा लें, आपने भी कई बार नोट किया होगा, कई बार 6-6 महीने सर्विस नहीं कराते बाइक की सर्विस, कई बार 7 साल भी निकल जाता है यार। इसका मतलब कई बार तो तुम क्या करते हो, उसकी कैपेसिटी को ज़्यादा यूटिलाइज कर लेते हो, मशीन को ओवर यूटिलाइजेशन, कई बार अंडर 2 महीने बाद ही करवा लिया, उसको बेचारे बिगड़े क्या था, कम से कम 4 महीने तो निकालो, किलोमीटर्स भी नहीं चले इतने। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम करने के बाद, ताकि हम ना तो उसको अंडर यूटिलाइज करें ना हम उसको ओवर यूटिलाइज करें, इस चीज़ के लिए, राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन 24/7, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, यही ये एड ऑन हुए हैं आपके। मिनिमम ब्रेकडाउन, ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन। ये ना हो कि प्लांट मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग आपको जब आपको जरूरत पड़े उस टाइम पे आपका मशीन हो ही ना। आपने सारी की सारी क्या कर रखी हैं, दे रखी हैं कहाँ पर, अपडेशन होने के लिए,
या उसके मेंटेन होने के लिए आपने भेज दी, बाई चांस आपके पास ऑर्डर आ गया तो आपके पास कोई मशीन ही नहीं काम करनी, अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास हर टाइम क्या रहेगा, मेंटेनेंस के मॉड्यूल्स बना हुआ है, वो आपको बताता रहेगा आज इसकी करवा लो, बाकी काम कर रही हैं, आज इसकी करवा लो, अब कर रही हैं। इकट्ठे भेजने से अच्छा है वन बाय वन आपका क्या होगा, ये मेंटेन होता रहेगा। दैट मीन्स की अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन। ये अदर सेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस, इससे मेरी अवेलेबिलिटी ऑफ द मशीन सर्विस एंड इक्विपमेंट मास्टर प्लांट इक्विपमेंट। ये देखो इक्विपमेंट मास्टर क्या हो गया, इट इज रिपोजिटरी स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन, ये स्टैंडर्ड बताता रहेगा सही से हुआ कि नहीं हुआ। प्लांट मेंटेनेंस इज प्रोवाइड द वैरायटी ऑफ द रिपोर्ट टू हेल्प द रिव्यू ऑफ द मैनेज इन्फॉर्मेशन अबाउट द इक्विपमेंट इट्स मेंटेनेंस एंड प्लांट मेंटेनेंस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जनरेट करता रहेगा और रिपोर्ट जनरेट होकर हम सीनियर मैनेजर्स को अप्रूव भी करते रहेंगे। ओके नेक्स्ट देखो स्टेटस ऑफ सर्विस टाइप्स ऑफ पीस ऑफ इक्विपमेंट मेंटेनेंस मैसेज, और ये सारी चीज़ें उसमें डिटेल हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे और इससे कॉस्ट भी हमको पता चलेगी। प्रोसेस ऑफ प्लांट मेंटेनेंस क्या हुई, देखो ये हमने देखा है, मंथली करवानी है, ईयरली करवानी है, कैसे करवानी है, वो सारे एक रिपोर्ट जनरेट होकर रहती रहेगी। रिपोर्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो सारी रिपोर्ट हमको ये मॉड्यूल प्रोवाइड करवाएगा कि किन किन पार्ट्स को हमने चेंज करवाया, किन की हमने रिपेयर करवाया, राइट। तो ये सारी रिपोर्ट्स के अंदर ये प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल ही हमको प्रोवाइड करवा देगा। देन हमारा एक टॉपिक था इंटेलिजेंस, बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस एनेबल ऑर्गेनाइजेशन, देखो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होगा, डिसीजन मेकिंग के लिए, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग किस पे डिपेंडेंट है, मेरी पास्ट की परफॉर्मेंस और मेरी प्रेजेंट की परफॉर्मेंस। देखो पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में कैसा हूं, इसके बेस पे मैं डिसीजन ले सकता हूं कि मैं फ्यूचर मेरा कैसा होगा। देख लेना एक एग्जांपल ये है, 4 महीने से पढ़ रहा हूं 8 घंटे, करंटली प्रेजेंटली मैं आजकल जो पढ़ रहा हूं 10 घंटे, लेकिन मेरी जरूरत है 15 घंटे की। आने वाले 2 महीने में एग्जाम में, 1.5-2 महीने में मेरे एग्जाम है, तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को प्लान करने में मेरे को हेल्प हो गया। बेटे तेरी परफॉर्मेंस अब तक ये थी पास्ट में, प्रेजेंटली तू ये कर रहा है, अगर तुझे अपना गोल अचीव करना है तो तुझे कम से कम 4 घंटे इंप्रूव करना होगा। इसका मतलब क्या हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस। ये तो क्या है, मैंने पर्सनली अपने दिमाग से, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, बिजनेस के अंदर बहुत बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, ह्यूमन की कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना डिटेल में आगे जाके उसको इंटेलिजेंटली प्लान कर पाए। इसके लिए मेरे को एक स्पेशल मॉड्यूल चाहिए, क्या, बिजनेस इंटेलिजेंस का, राइट। अब वो बिजनेस इंटेलिजेंस क्या करेगा, वो डिसीजन लेने में हेल्प करेगा मेरी बहुत ज़्यादा। वो मेरी पास्ट का परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइज करेगा, प्रेजेंट परफॉर्मेंस को चेक करेगा, और उसके बेस पे क्या करेगा, मेरे फ्यूचर डिसीजन मेरे को लेने में हेल्प करेगा। क्लियर है मेरी बात, प्लानिंग करने में हेल्प करेगा। बिजनेस इंटेलिजेंस एनेबल्स क्या, बिजनेस इंटेलिजेंस अनेबल्स क्या चीज, वेल इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस। ओके, दस कैन बी सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर मेरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेनी है तो मेरे को क्या चाहिए, बिजनेस इंटेलिजेंस यूज करनी ही होगी। BI गिव्स इन्फो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड मेक्स एक्यूरेट फॉरकास्ट अबाउट फ्यूचर ट्रेंड। ट्रेंड कैसे पता चला, बैकग्राउंड से चलते आ रहे हैं ना, आने वाले टाइम में क्या क्या चीजें चलेंगी। एंड इकोनॉमिक कंडीशन विच हैव द डिसीजन मेकिंग। Thus, ultimate objective of the business intelligence to improve timeliness and quality of the information. इसके बिजनेस इंटेलिजेंट क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करेगा और टाइमलीनेस को। द पोजीशन ऑफ द फर्म इन कंपैरिजन टू द कंपटीटर, चेंज इन द कस्टमर बिहेवियर, ये उसको चेक करके बताएगा कि हमारे आने वाले टाइम पे कस्टमर की सोच बदल रही है। भाई कैसे करेगा, पास्ट की परफॉर्मेंस देखेगा, प्रेजेंट में लोगों का बिहेवियर देखेगा, और आने टाइम पे देखेगा भाई जीन्स कटना, ये भी हमारा आज ना फटी फटी जीन्स से पहन रहे हैं सारे, ये क्या आ गया, नया एनवायरनमेंट आ चुका है, लोगों की सोच बदल चुकी है। तो इसके वो अपना एनवायरनमेंट, ये बिजनेस इंटेलिजेंस क्या करेगा, ये न्यू ट्रेंड को देखेगा। द कैपेबिलिटीज ऑफ द फर्म, ये कहाँ से पता चलेगी, पास्ट परफॉर्मेंस, मैं कितना कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज कितनी है, पास्ट और प्रेजेंट के बेस पे मैं चलूंगा, फिर उसको इंप्रूव कितना कर सकता हूँ, किस लेवल तक जा सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज को चेक करना। देन उसके बाद मार्केट कंडीशन, फ्यूचर ट्रेंड, डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, सोशल रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। मेरा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बीजेपी है या कोई और आने वाला है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी हमारे सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, हमारे एरिया के अंदर कौन से लोग ज़्यादा हैं, कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा है, ये सारे के सारे मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मॉड्यूल को फ्रेमवर्क करवा सकता हूँ इसके ऊपर। व्हाट आर द अदर फॉर्म इन द मार्केट आर द डूइंग, मेरे कंपटीटर जो हैं वो क्या कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में। ये एक इंटेलिजेंस है, बिजनेस इंटेलिजेंस, जो मेरे को क्या करेगा, हेल्प, राइट। अगर ये मेरे को हेल्प करने वाला है तो मेरे को क्या करना चाहिए, बिजनेस इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करना चाहिए। आई होप आपको
ये समझ में आ गया होगा सेकंड चैप्टर। थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर बहुत ही छोटे से, उसमें 4-5 चेंजेस का ही टॉपिक है, ज़्यादा कोई है नहीं उसके अंदर चेंजेस। हार्डली 20-25 मिनट्स की क्लास होगी, मैं उसको सेपरेटली ही रिकॉर्ड कर देता हूँ। हालांकि मैंने क्लासेस सारी पहले रिकॉर्ड की थी, बट ड्यू टू सम एरर ये अपलोड नहीं हो पा रही वेबसाइट पे, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे अपलोड नहीं हो पा रही, तो ये मेरी मेहनत डबल होगी एक्चुअली। तो मैं इन क्लासेस को दोबारा से अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक क्लासेस को, ताकि ये छोटी क्लासेस बने, 1-1 डेढ़ घंटे क्लासेस बने। तो मैं इन क्लासेस को भी अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं, या मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर 98129, इस पर व्हाट्सएप करें। कॉल तो बिल्कुल भी ना करें क्योंकि मैं कॉल ले नहीं रहा हूँ। हाँ, व्हाट्सएप करके छोड़ दें, मैं आपको चेक करके मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।